जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट का पेपर सॉल्यूशन 2025। एग्ज़ाम की बात की जाए तो देखिए डेट अभी जल्दी अनाउंस हो गया है कि 11 मार्च या 12 मार्च या 13 मार्च के बीच में आपका पेपर होगा पैरा मेडिकल का। इसमें नर्सिंग भी है, आपके सामने फार्मासिस्ट भी है, लैब टेक्नीशियन वगैरह सारा। तो यानी इन्हीं के बीच में हमारा क्या होगा, फार्मासिस्ट का पेपर होगा। और आज रही बात डेट की, ठीक है, डेट की तो आप आपके आज कितना तारीख है, टोटल 27 फरवरी है। 27 मतलब टोटल देखा जाए तो मान लेते 11 को होगा तो आपके सामने मान लेते 10 दिन, एटलीस्ट 10 दिन बचा हुआ है, 10 से 12 दिन। अब इसमें क्या करें कि हमारा ज़्यादा क्या करें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बुक पढ़ने की कोशिश न करिएगा, जितना से जितना ज़्यादा हो सकेगा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, आपके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, अब इसमें यदि आप पेपर सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं, जैसे 2025 का पेपर आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद आपके सामने 2019 का मिले, ठीक है, 2019 का मिले वो भी कर लीजिए, 2015 का मिले ये, और बहुत से अधिक क्या कर दिएगा, प्रैक्टिस सेट आप तैयार करिए। प्रैक्टिस सेट बहुत सारा रहेगा तो अच्छी बात रहेगा। अब ये सब कहाँ मिलेगा, ठीक है, ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप इस बुक का पूरे बुक का यदि आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो देखिए 2015 का आपका पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, 2019 का पेपर सॉल्यूशन मिलेगा। 2019 में 2 शिफ्ट हुआ था, 2025 में पहला सेट गायब है, बट यहाँ पर आप 2 सेट यहाँ पर तैयार कर देंगे, मतलब टोटल 5 सेट आपके सामने कितना है, पिछले साल का प्रीवियस क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा एकदम से अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको सामने यदि आपको पीडीएफ यदि चाहिए तो 1 से लेके 20 ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो आपको हूबहू आरआरबी फार्मासिस्ट पैटर्न पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आपके सामने यहाँ से 2025 का पेपर सोल्यूशन 1 बाय 1 करके आपको डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और ये बुक की बड़ी अच्छी खासियत ये है कि कोई भी क्वेश्चन सही है तो उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखिए बहुत अच्छे से दिया गया। यदि आप 10 मिनट दे दें आपके कॉन्सेप्ट में एक सारा, ठीक है, आप अच्छे से बुक का व्यू देख लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, यहाँ से ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग मस्ट मीट द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन आउटलाइन इन, मतलब चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग को में उल्लिखित प्रदर्शन भी निर्देशों को पूरा करना होता है। कहने का मतलब जैसे कोई भी दवाइयाँ बना रहे हैं ना तो बच्चे न खा ले, तो उसके लिए आपको एकदम अच्छे तरीके से दवा पैकेजिंग करनी चाहिए। क्योंकि बच्चा उसको थोड़ी ना पता है कि हमको कितनी डोजिंग लेनी है। ठीक है, जैसे आप एडल्ट है तो आपको पता है कि एक दवा खानी है, मोस्टली दवा खाएंगे नहीं अननेसेसरी। बच्चा उस सभी भूजक तरह एक बार में चबा जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए बताओ कौन सी आउटलाइन सही है। यहाँ पर पहला क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब कोई भी दवाइयाँ बनती तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल होना ही होना चाहिए। तो यानी ये तुम्हारे पास बच्चों के लिए नहीं, हर दवा के लिए फॉलो होता, तो बच्चों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये रंग हो जाएगा। शेड्यूल, अब याद रखना अलग अलग शेड्यूल, जैसे शेड्यूल ए हो गया, शेड्यूल बी हो गया, शेड्यूल सी, C1, ऐसे दवाइयाँ का नाम सुने होंगे, तो ये चाइल्ड से कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं GMP यानी गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, जो किसका, इसी का पार्ट होता है। नेक्स्ट में आपके सामने CFR, सी से कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन होता है। इसी के तहत दवाइयाँ क्या कर दी जाती, बनाई जाती कि बच्चे आराम से खोल न पाए। तब अब यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, रीजन देखिए, चाइल्ड रेसिस्टेंस को नियामक मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे बच्चे इसे आसानी से खोल न सके। ठीक है, क्योंकि खोलेंगे तो खा जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी उसका। ठीक है, उसका भी निर्देशन CFR यानी कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन के तहत किया जाता है, जो खासकर, ठीक है, यानी फॉर्म नंबर 21 CFR 1700, ये सब याद रखना, यानी एक कैटेगरी इसी के अंतर्गत रखा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सुरक्षा मानकों को निर्धारित किया जाता है। तो ये आपके सामने, अब तो समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर इनकी कहानियाँ सुनते हैं। ग्लास वेयर और तथा मेटल वेयर कैन बी स्टरलाइज थ्रो, कहने का मतलब जितने भी
कांच के समान होते, कांच मतलब शीशे के समान होते और मेटल के समान होते, वो किससे स्टरलाइजेशन किए जाते हैं। स्टरलाइजेशन तो आप जानते होंगे कि ऐसा एरिया जहाँ पर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से हटा दिया जाए। तो इन दो ऑब्जेक्ट है तो इसको कैसे स्टरलाइज किया जाएगा। पहला आपके सामने डिसइंफेक्टेड किया जाएगा, बट किसके द्वारा किया जाएगा यहाँ पर नहीं लिखा है। केमिकल, आप बताइए, बहुत सारे तुम्हारे पास मेटल होते हैं, केमिकल के साथ रिएक्शन करके वो भंगूर नेचर के होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल क्या होते हैं, रिएक्शन के प्रति, केमिकल के प्रति मान लेते ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये डैमेज कर देंगे। ठीक है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, यानी तुम्हारे पास ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या कर देती, ग्लास किसका बना होता, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता, और मेटल वाली चीज़ें भी, ठीक है, अब ये गलने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इससे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड से हम क्या कर देते हैं, इसको ट्रीट करते हैं। ठीक, ये कहानी आपके सामने यहाँ से, तो यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एक प्रभावी विधि है जो उच्च ताप का उपयोग करके कांच हो गया तथा धातु को बर्तनों को स्टरलाइजेशन करते हैं। जैसे इनमें ओवन तथा हॉट एयर स्टरलाइजेशन का उपयोग किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया, कवक तथा अन्य सूक्ष्मजीव पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, यानी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो क्या हो जाता, पूरी तरह से फ्री हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, इनकी कहानियां सुनिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ हर्बल ड्रग्स स्टैंडर्ड इज फैसिलिटेटेड बाय, मतलब हर्बल ड्रग्स क्या होती है, जो जड़ी बूटियों से प्राप्त की जाती है, तो वो तुम्हारे पास यदि देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे किसके द्वारा अप्रूवल मिलेगा, तो उसे स्टैंडर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक, अब इसी का हिंदी लिख रखा, ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि रजिस्टर के द्वारा, भैया इससे लेना देना नहीं है। नेशनल फार्माकोपिया ये बताती है कि कौन सी दवा में क्या कितने अमाउंट में मिलाना है, एक तरह की बुक होती है, तो ये हर्बल से लेना देना नहीं है। ICH हार्मोनाइजेशन, आई से तुम्हारे पास इंटरनेशनल, सी से काउंसलिंग फॉर हार्मोनाइजेशन टेक्निक रिक्वायरमेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल ऑफ ह्यूमन यूज, तो यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है ये वैश्विक स्तरों पर देखा जाए औषधि मानव मतलब जो तुम्हारे पास ऐसे पेड़ पौधे जिसमें औषधि का गुण पाया जाता है, ठीक है, दिशा में कार्य करता है। ये विभिन्न देशों के विनायक यानी वियामक नियामकों और उद्योग के साथ मिलकर दवा तथा हर्बल चीज़ों का परीक्षण करता है, उसकी गुणवत्ता तथा सुरक्षा के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये कौन करता, ICH करता है, तो यानी BC इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 3 क्वेश्चन हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ से दे रखा है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पर, हाउ डज द इंस्पायरेटरी फ्लो, मतलब इंस्पायरेटरी मतलब जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं इंस्पायरेटरी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर निकालते हैं उसको हम एक्सपायरेटरी बोलते हैं। इंस्पायरेटरी फ्लो रेट अफेक्ट ड्रग्स डिपोजिशन इन द ड्राई पाउडर इनहेलर, कहने का मतलब पाउडर के फॉर्म में हो और उसे कोई बंदा इनहेल कर रहा है। शुष्क पाउडर इनहेलर में औषधि के निक्षेपण को श्वास प्रवाह दर किस प्रकार प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है हायर रेट, ठीक है, हायर फ्लो रेट इनहांस द डीप लंग्स ऑफ डिपोजिशन, मतलब उच्च प्रवाह यदि ज़्यादा रहेगा तो महीन कण का अंश कम करना पड़ेगा। भैया नहीं, ऐसा उल्टा होता है इसी का। देखिए, हायर फ्लो रेट होना चाहिए और डिक्रीज द फाइन पार्टिकल फ्रैक्शन, मतलब जितने फाइन पार्टिकल रहेंगे वो फ्रैक्शन क्या हो करेंगे, कम। फ्रैक्शन मतलब क्या होगा, घिसाव कम करेंगे, तो यानी तुम्हारे पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए क्या लिख रखा है आपके सामने, ठीक है, ड्राई पाउडर इनहेलर में औषधि को फेफड़े तक पहुँचाने के लिए रोगी को श्वास प्रवाह यानी इनहेलेशन फ्लो रेट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह रोगी तेज तथा गहरी सांस लेता है तो औषधि के कण मतलब जो दवा के कण रहते हैं अधिक गतिशील होते तथा महीन कण आसानी से गहरे फेफड़ों तक पहुंचते हैं और औषधि के प्रभाव बेहतर होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि जितना फाइन पार्टिकल रहेगा उतना द्वारा ब्लड के द्वारा घुल के, ठीक है, ब्लड में क्या करेंगे, घुल के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रक्रिया होती है, इसीलिए इनहेलेशन में देखिए बहुत फाइन पार्टिकल का उपयोग किया जाता है।
5th नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, एक्सपेंडर मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, फैलाना होता है। तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, याद रखना ह्यूमन एल्बुमिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन एल्बुमिन जो होता है इसी का प्रयोग किया जाता है। ये आपके सामने सेल है, तो इसके अंदर से क्या हो जाएगा, स्पेंड करेगा, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी एक्सो आइस्मोसिस बोलते हैं, जो ह्यूमन एल्बुमिन में देखने को मिलता है। देखिए लिख रखा, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर वे पदार्थ होते हैं जो रक्त प्रवाह को, प्लाज्मा की मात्रा को बढ़ाने में सहायता करते हैं। विशेष रूप से शाक हो गया, रक्त प्रवाह हो गया, जलने में, ठीक है, जलने की स्थिति में होते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी कहीं तगड़ा जलन हो गया तो उसमें एल्बुमिन यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा, पानी बाहर की तरफ निकलेगा जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ कम से कम होगा। ठीक है, मानव एल्बुमिन एक तरह का तुम्हारे पास कोलाइडल होता है जो तरल यानी रक्त में तरल बनाते हैं और परिसंचरण सुधारने में मदद करते हैं, जिससे घाव तेजी से रैपिड काम करता है। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, देखिए क्या लिख रखा आपके सामने यहाँ से, सेरोटोनिन सिंड्रोम। ठीक है, सेरोटोनिन सिंड्रोम इज मस्ट लाइकली कॉजेज बाय द कॉम्बिनेशन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर, जिसे SSRI का नाम आप सुने होंगे। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर में यानी कौन काम करता है आपके सामने, मोक का नाम सुने होंगे। MOA होता है, ठीक है, मोनो एमिन ऑक्सीडेज, ठीक है, एमाइनो एसिड, ऐसे हमारे पास एक तरह का एंजाइम होता है, इस पे ये वर्क करता है, MAO पे वर्क करता है। अब ऑप्शन में क्या दे दिया गया, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुन लेते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे दिया गया, पहला देखो, सबसे पहले दे रखा वही मोक वाला, यानी MA, ठीक है, MOA होता है, मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है, इसी पे ये वर्क करता है। तो यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब उनकी कहानियाँ देखें, यहाँ पर लिखा सेरोटोनिन जो सिंड्रोम होता है एक संभावित गंभीर स्थिति होती है जो तब होता है जब सेरोटोनिन की अधिक मात्रा मस्तिष्क में जमा हो जाती है। यह अक्सर तब होता है जब तुम्हारे पास SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर को, ठीक है, रीएप्टेक इनहिबिटर को मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ संयोग में लिया जाता है, तब ये होता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, कह दिया सिंगल बॉडी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंपैरिजन ऑफ पेप्टाइड बांड, उसमें कितने बांड होते हैं, उसमें टोटल कितने बांड होते हैं, 4 बांड होते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा 2 बांड, देखिए लिख रखा है, एकल प्रतिपिंड अणु के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला शामिल होती है, तो उसमें टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्योंकि अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से ही क्या होती है, वह गुर्दे बनता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो पेप्टाइड बांड के द्वारा जुड़े रहते हैं। वही चीज़ देखो लिखा, अमीनो एसिड एक श्रृंखला में संयोग करती है जिसे पेप्टाइड बांड द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। जब एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक साथ जुड़ती है तो 4 यानी बनाते हैं श्रृंखला। अब प्रोटीन देखा जाए तो प्राथमिक संरचना होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाड्री, ऐसे होता है आपके सामने, क्वाइलिंग होती है प्रोटीन की, ठीक है। तो प्रोटीन देखा जाए तो प्रोटीन ऐसे देखिए सिंपल सा ऐसे रहेगा तो ये प्राइमरी होगा, इसका थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा सेकेंडरी, और खतरनाक टाइप में होगा तो टर्सरी, और बहुत उलझन टाइप में हो जाएगा तो आपके सामने टर्सरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से प्रोटीन का काम करता है। तुम सिंपल से याद रखना, एक सिंगल बॉडी में देखा जाए तो पॉलीपेप्टाइड टोटल 4 होते हैं, बस काम खत्म, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा, विच इंडिकेटर इज आइडियल, ठीक है, टाइट्रिक एसिड। टाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक वीक एसिड होता है जिसे नॉर्मल तुम खा सकते हो, कोई टेंशन है। विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब आपके सामने याद रखना, ये आपके सामने कह दिया वीक एसिड हो गया, ठीक है, वीक एसिड, और प्लस में तुम्हारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपके सामने स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जब रिएक्शन करता है तो याद रखना, क्योंकि ये वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इसको ये दाब के रखेगा, तो सबसे पहले क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, प्लस में तुम्हारे पास वाटर बनेगा। ये जो साल्ट बनेगा वो किस नेचर का रहेगा, आपके सामने बेसिक नेचर का रहेगा। किस नेचर का, बेसिक नेचर। अब तुम बेसिक नेचर का ये है तो कैसे तुम जान जाओगे इसमें किस इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे सुटेबल एग्जाम्पल होता है फेनॉल्फ्थलीन। फेनॉल्फ्थलीन क्या करता है, एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता, बट बेस के साथ किस कलर देता है, कौन सा,
पिंक कलर देता है, तो फिनाप्थलीन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है। यदि अब एक इसकी थोड़ा सा कहानी याद रख लीजिए। यदि तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बार याद रखना, बार, बी से तुम्हारे पास क्या होगा, आर से रेड, ए से एसिड, बी से ब्लू। यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो समझ जाना एसिड है। तो दूसरा आपके सामने क्या होगा, यहाँ से हम कन्वर्ट कर देते हैं, बेस है, या आपके सामने बी होगा, आर होगा, बी बी आर, यानी ब्लू लिटमस पेपर जब रेड में कन्वर्ट हो जाता तो समझ जाना वो बेस है। बट इसमें हमसे कहा नहीं, केवल लिटमस कहा, तो इंडिकेटर सुटेबल होता फिनाप्थलीन का, ठीक है। लिख रखा ब्रोमोफेनिल बुला यानी ब्लू होता है या मिथाइल रेड होता। अब वही कहानी दे रखा, देखो एसिटिक एसिड NaOH के साथ जब टाइट्रेशन में क्रिया करता है तो इंड प्रोडक्ट में फिनाप्थलीन से ही पता चलता है कि ये जो आया हुआ साल्ट किस नेचर का है। यदि बेस रहेगा तो पिंक कलर देगा, ठीक। तो ये आपके सामने 8 नंबर का क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं। कह दिया आपके सामने सीडोफोविर इज ए प्राइमरीली यूज टू ट्रीटमेंट, मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सीडोफोविर जो होता है प्राइमरी किस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास साइटोमेगलोवायरस में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एंटीवायरल दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, जो मोस्टली क्या कर देते हैं, साइटोमेगलोवायरस में प्रयोग करते हैं, ठीक है, रेनिटिसिस में, यहाँ से। तो यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो अब ये क्या होता है, इनके थोड़ा सा बारे में सुन लीजिए। जब एड्स वगैरह का नाम सुने होंगे तो वहाँ पर ये वर्क करता। देखिए लिख रखा आपके सामने, सीडोफोविर एक एंटीवायरल ड्रग्स है, ठीक, जिसका प्राथमिक उपचार साइटोमेगलोवायरस रेटिना, ठीक है, रेटिना आइरिटिस, मतलब रेटिना आइरिटिस क्या होता है, कभी कभी आँख में देखेंगे ना ऐसे लाइनिंग टाइप में हो जाती है, वो फंगस के कारण से होता है। अब रेटिना जब डैमेज होने लगता है, उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है आपके सामने सीडोफोविर। विशेष रूप से HIV एड्स को प्रभावित यानी प्रभावित रोगियों में से विषाणु DNA संश्लेषण को बाधित करता और ये संक्रमण को कंट्रोल करने का काम करता है, जो सीडोफोविर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, 10वां नंबर आपके सामने क्या लिख रखा है, लिख रखा है प्रयोजोसिन इज, मतलब प्रयोजोसिन बताओ इसमें से क्या है। प्रयोजोसिन देखा जाए तो एक अल्फा सेलेक्टिव ब्लॉकर के अंतर्गत आता है, तो अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। जो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उन सबको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेस्टिन का प्रयोग किया जाता है। तो लिख रखा प्रोजेस्टिन एक अल्फा चयनात्मक अवरोध यानी अल्फा सेलेक्टिव ब्लॉकर है, ठीक है। इसका उपयोग हाइपरटेंशन में किया जाता है, ठीक है। देखो साफ साफ लिख रखा है आपके सामने, बेनिन प्रोस्टेट हाइपरग्लाइसीमिया के उपचार में किया जाता है, मतलब हाइपरटेंशन में और बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरग्लाइसीमिया में प्रयोग किया जाता है, जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को अवरोध यानी ब्लॉक करता है, जिससे ब्लड वाहिनियाँ क्या होगी, फैल जाती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म से ये वर्क करता है, ठीक, ये हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुन लेते हैं। लिख रखा आपके सामने एंटी कोलिनर्जी स्टेज कॉमनली यूज ट्रीटमेंट, मतलब ये तुम्हारे पास क्या होती हैं, इंसेक्टिसाइड में प्रयोग की जाती है। जैसे आपके घर में कोई इंसेक्ट आ गया तो उसको मारने के लिए, और एग्रीकल्चर मतलब खेती वगैरह सामान में हम एसिटाकोलिन स्टेज का प्रयोग करते हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए साफ साफ लिख रखा है, एंटी कोलिनर्जी स्टेज तरह एंजाइमेटिक नेचर का होता है। ये क्या कर देता, कोलिस्टरेनेज को अवरोध करता, रोकने का काम करता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर प्रभावित होते हैं और आम तौर पर कीटाणुनाशक के उपयोग में किया जाता है। ये विशेष रूप से ऑर्गेनोफॉस्फेट तथा कार्बोनेट कीटनाशकों में ये कीटनाशक कीटों को न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बाधित करके और उन्हें मार देता। कहने का मतलब जैसे कोई कीट है, कीट के नर्वस सिस्टम को ये डैमेज कर देगा। बताओ नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा तो क्या हो जाएगी, उनका पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा और आदमी यानी खिलौना क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो यानी तुम्हारे पास एसिटाकोलिन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, एग्रीकल्चर तथा हाउस होल्ड इंसेक्ट में, जो घर में छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है, इन एन एग्जाम यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी। अब सुनिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। जैसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जैसे तुम क्या कर देते हो, कोई A+B लेते हो, जब रिएक्शन करता है तो AB बनता है और प्लस में बहुत सारी हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, जैसे कोयला का जलना, चूने का पानी में डालना, ये सब एक्जोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन करती तो हीट निकलती है।
अब हीट जब निकलेगी तो एंथैल्पी भैया क्या होगी, निगेटिव होगी। यदि हीट लेगा तो एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगा। तो एंथैल्पी इज पॉजिटिव भैया जब देना पड़ेगा तब पॉजिटिव, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, जीरो तो होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हीट निकल रहा, जब हीट निकल रहा तो एंथैल्पी निगेटिव में होगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो वही सामने दे रखा है, एक्जोथर्मिक वो रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। इसमें एंथैल्पी क्या हो जाएगी, निगेटिव होती है, क्योंकि अंतिम उत्पाद के तुम्हारे पास कुल ऊर्जा प्रारंभिक अभिकार को तुलना में कम होती है। जैसे कंबंसन एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन, कंबंसन मतलब किसी चीज का जलना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता तभी हीट निकलता थोड़ा अमाउंट में, तो वो भी आपके सामने एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गया। कैटाबोलिज्म आप ग्लूकोज इन ब्रीथिंग, मतलब हम जब सांस लेते हैं तब हमारी बॉडी हीटअप होती है, ठीक है, तो उस समय भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक। तो इस कंडीशन में एक्जोथर्मिक यानी एक्जोथर्मिक सिंपल से याद रखना, हीट निकलेगा तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंथैल्पी निगेटिव होगी। अब इसी पे कहेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी तो एंथैल्पी उस समय पॉजिटिव हो जाए। ये कहानी है यहाँ से, ठीक। अब हम आते हैं तुम्हारे पास 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ से, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, इनकी कहानियां समझते हैं। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ नॉन पर ओरल यानी क्या होगा, एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट ओवर अदर रूट, मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, अन्य मार्गों की तुलना में गैर मौखिक अतिरिक्त संवहनी मार्गों का क्या लाभ होता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास ओरल के अलावा यदि मान लेते किसी भी द्वारा हम क्या कर देते हैं, दवा लेते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है। देखिए ओरल लेंगे तो हमारे पेट में जाएगा, अब पेट में बैठा, पेट के जस्ट बगलिया में लीवर जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, अब यानी लीवर को ही क्या बोला था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब ओरल जब लेबर नहीं करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एवॉइड होगी। इनहांस द फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, यदि ओरल लेंगे तभी तो होगा, यहाँ पर नॉन ओरल कह रहा था, ये रॉन्ग हो जाएगा। एवॉइड आप फर्स्ट पास ऑफ मेटाबॉलिज्म, भैया यही तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास क्या होगा, नॉन ओरल लेंगे मतलब मुंह के अलावा कहीं से भी लेंगे तो फर्स्ट एवॉइड करेगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जैसे आप स्किन पे लगा सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, ठीक है, या रेक्टल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कहानी चीज़ें, या आप सब लिंगुअल देंगे, जीभ एक नीचे रख के ही गला देंगे, ठीक है। तो देखिए साफ साफ वही लिख रखा आपके सामने यहाँ पर। देखिए मार्ग में जैसे तुम्हारे पास इंट्राडर्मल दे सकते हो, तभी अवॉइड करेगा आपके सामने, लीवर से अटैच ही नहीं होगा, सीधे ब्लड में चला जाएगा। इस यानी क्या होगा, आईवी हो गया, सब क्यूटीनियस होगा, आईएम होगा, जो लीवर को क्या कर देता है, रोकने का काम करता है। अब बताओ, क्योंकि मुंह के द्वारा लेंगे तभी तो लीवर के कांटेक्ट में आएगा, तब फास्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। कह दिया नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म डिफर फ्रॉम द कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कहने का मतलब एक कम्पिटिटिव है, मतलब जैसे अभी हैं आप कंपटीशन में हैं, अब एक नॉन कम्पिटिटिव मतलब ऑलरेडी सरकारी नौकरी करके बैठा हुआ है, तो वो करते क्या हैं, ठीक है। तो वो करते क्या, रिड्यूस मैक्सिमम रिस्पॉन्स के अंदर हाई यानी क्या होता है, एगोनोस्टिक डोज होता है। तो यह तुम्हारे पास क्या होगा, अभी ऑप्शन तुम पढ़िए, इसमें प्रतिवर्ती ग्राही बंधी यानी बंधनकारी होता, भैया नहीं, ठीक है। लिख रखा एक्टिंग ऑन द सेम रिसेप्टर, ठीक है, एक्टिंग ऑन सेम रिसेप्टर, यह है एक ही ग्राही स्थल पर कार्य करते हैं, दोनों एक ही पे, क्योंकि कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव अलग अलग है, तो एक ही पे काम नहीं करेंगे। यह इसमें उच्च, ठीक है, उच्च क्रिया प्रेरण की खुराक पर भी तुम्हारे पास अधिक, ठीक, अनुक्रिया कम होती है, तो यही तुम्हारे पास सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए साफ साफ लिख रखा है, यानी नॉन कम्पिटिटिव कम्पिटिटिव, यानी तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास कम्पिटिटिव एंजाइम होते हैं वो क्रिया स्थल पर यानी प्रतिस्पर्धा मतलब तेजी से वर्क करते हैं, और ये सबस्ट्रेट को बंद नहीं बनाते हैं, जबकि तुम्हारे पास सबस्ट्रेट का उल्टा काम करता है, ठीक है। अब लिख, इसमें अधिक सबस्ट्रेट, इसमें, ठीक है, इसे अधिक सबस्ट्रेट की उपस्थिति से उल्टा किया जा सकता है, बट ये तुम्हारे पास जस्ट उसी का उल्टा काम करता है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, यहाँ पर कहानियाँ उनकी सुन लेते हैं। कह दिया व्हाट क्वांटिटी टू इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ द न्यू ड्रग्स, मतलब तुम
कोई न्यू ड्रग्स लॉन्च, मतलब नई दवाइयाँ यदि लॉन्च की जाती तो कैसे जान जाएगी कि सक्सेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते यही पेंसिल ही है, ठीक। अब पेंसिल मान लेते मार्केट में हम बना के कंपनी दे दी है, अरे भैया रुकवा मर दे तू यार, ठीक है। तो ये मान लेते तुम्हारे पास पेंसिल है, अब पेंसिल कैसे जानेंगे कि ये सक्सेस हो गई, क्यों? क्योंकि जाते ही मार्केट में तहलका मचा दे, सोयल ग्रोथ बहुत तगड़ा बढ़ जाए, तो उससे समझ जाएंगे हाँ रिस्पांस तय कर भा, ठीक है। तो वही लिख रखा आपके सामने ब्रांड एसोसिएटेड एसटीडी, मतलब ब्रांड तुम्हारे पास एक तो पोटेंट होता है, आपके पेटेंट होता है, अब इसको तो रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। ये हो जाएगा, ब्रांड तो ऑलरेडी बिक ही रहा है। सेल ग्रोथ परसेंटेज क्या हो जाएगा आपके सामने, बढ़ जाएगा। तो यही तुम्हारे पास क्या होता है, देखो बिक्री यानी बिक्री वृद्धि प्रतिशत बढ़ जाने से सेल ग्रोथ बढ़ जाता है, तो समझ जाएंगे बढ़िया दवाई है। ये हो गया, ठीक है। तो वही लिख रखा आपके सामने, यहाँ से इसको छोड़िए। अब हम आते हैं तुम्हारे पास क्या लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लेगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया आपके सामने, मियोसिस रिजल्ट इन द नंबर ऑफ सेल फॉर्म, मतलब मियोसिस दो तरह के आपके सामने सेल डिवीजन होते हैं, आप सुने होंगे। एक आपके सामने कितना होता है, माइटोसिस होता है, एक आपके सामने मियोसिस होता। माइटोसिस एक सेल से जब हमारे पास 2 सेल का निर्माण होता तो उसे माइटोसिस बोलते हैं। मियोसिस एक सेल से जब तुम्हारे पास क्या हो जाता है, 4 सेल बन जाता है तो उसको मियोसिस बोलते हैं। तो 4 सेल, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर देखो बी दे दिया गया, यहाँ पर हटाओ, ये गलती से लिखा क्योंकि साफ साफ लिख रखा, देखिए इसके अंत में तुम्हारे पास 4 सेल हाप्लॉइड सेल बनते हैं। तो ये 4 सेल देखो खुद ही कर रखा, बट बी यहाँ ऑप्शन दे रखा ए वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, माइटोसिस कहेगा तो एक सेल से 2 सेल बनते हैं। नेक्स्ट में 17 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया यहाँ पर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वेपर स्टरलाइजेशन डिफर फ्रॉम द इथाइलिन यानी इथाइलिन ऑक्साइड। याद रखना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, ये लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड स्टरलाइजेशन होता है। और वेपर स्टाइल क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो ये बताओ किस प्रकार से भिन्न है। पहले दे रखा है लीव नो टॉक्सिक रिड्यूज, यानी कोई भी विषयात्मक अवशिष्ट नहीं छोड़ता। दूसरा नॉन यानी फ्लेमेबल होता, भैया फ्लेमेबल होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कैन नॉट स्टलाइज इम्प्लांट, अब बताइए इम्प्लांट वक्त जब स्टलाइजर नहीं करी तो काहे जरूरत बा, ठीक है, कि हटावा, ठीक है। फिनिश में तुम्हारे पास लिख रखा रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी तो वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी लीव नो टॉक्सिक रिड्यूज, मतलब ये स्टलाइजेशन करने के बाद किसी तरह का वहाँ पर टॉक्सिसिटी नहीं बचती है, बचता ही नहीं, क्योंकि स्टलाइजेशन उसीलिए किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इक्विपमेंट वगैरह को स्टलाइज किया जाता है। तो देखिए साफ साफ यहाँ पर लिख भी दिया है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तुम्हारे पास इथाइलिन ऑक्साइड के दोनों ही विषाणु यानी बैक्टीरियल तथा वायरस तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो भी जीवाणु रहते हैं वो पूरी तरह से मर जाएंगे। 18 नंबर क्या लिखा, हाउ इज द इक्विवेलेंस स्टैटिस्टिकली इवैल्यूएट, मतलब तुम्हारे पास क्या लिखा रखा, जैव समतुल्यता का सांख्यिकीय परकालन किस प्रकार किया जाता है, जो सामने दिया गया है, यानी एनालिसिस ऑफ द एनोवा, एनोवा के एनालिसिस के द्वारा ही किया जाता है। एन मतलब एनालिसिस, ओ से आप होता, वी से वेरिएशन होता है, ठीक है। तो वही लिख रखा आपके सामने, यहाँ पर देखिए एनोवा विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो जैव समतुल्यता परीक्षण के दो औषधि उत्पादों का की अवशेषण दर तथा प्रभाव यानी प्रभाव की तुलना करता है। इसके लिए तुम्हारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स की तुम्हारे पास जरूरत पड़ती, पता चलता कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा हुआ है, इनसे तुलना की जाती है आपके सामने ABC के बारे में, ठीक है, यहाँ से, ठीक। तो ये आपके सामने क्या हो गया, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन किसके लिए, बायो इक्विवेलेंस के लिए एनोवा का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ये 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या दे दिया गया, इनकी कहानी है, यहाँ थोड़ा सा सुन लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या दे रखा, 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर बॉडी टू, अरे भैया तू कहाँ होता हो, ठीक है, ये तो इधर आ रहा है बार बार भाई, 1 मिनट पर 10, ठीक। तो कह दिया हमसे कॉन्स्टिट्यूएंट एवरी 5 ईयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या कर रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर बॉडी, मतलब ऐसी कौन सी गवर्नर बॉडी है जो हर 5 साल में निम्नलिखित में से किस
ठीक है, किस शासी नियम का गठन किया जाता भैया? सेंट्रल लेवल पे कहेगा तो पीसीआई के द्वारा ही होता है। ठीक है, ये आपके सामने पीसीआई देखिए साफ साफ लिख रखा है आपके सामने, पीसीआई एक शासी, ठीक है, ये आपके सामने शासी निकाय है। 1948 के तहत स्थापित किया गया था। ये फार्मेसी में शिक्षा, अभ्यास और विनिमय की देखभाल करता है और हर 5 साल पर इसे क्या करें, रिकॉन्स्टिट्यूएंट किया जाता है। ठीक है, तो पीसीआई द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब स्टेट काउंसिलिंग जो तुम्हारे पास हर के लिए सब यानी उत्तर प्रदेश के लिए देखा जाए BTEUP होता है। ठीक है, अब ड्रग्स इंस्पेक्टर DI होता है, ये एक्सपेक्ट करता कि कोई दवा सही है कि नहीं, ये सब DI काम करता है, हर एक जिले में अलग अलग होता है। ठीक, 20 नंबर क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल एब्जॉर्शन ऑफ इंटरेक्शन, एब्जॉर्शन इंटरेक्शन कहते हैं ना, यानी ड्रग्स एब्जॉर्शन यानी इंटरेक्शन जब होगी तो कभी कभी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जहरीला उत्पन्न हो जाता है, केमिकल चेंजेस हो जाता है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पहला दे रखा आपके सामने कॉर्टिकोस्टेरॉइड बारबिटूरेट के जरिए दिया जा सकता है, इसमें ड्रग्स इंटरेक्शन नहीं होगा। टेट्रासाइक्लिन जो मिल्क के साथ अपक्रिया करता है, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम पाया जाता है प्लस में लिपिड, ये क्या कर देता है, टेट्रासाइक्लिन जो एक एंटीबायोटिक है उसकी जो तुम्हारे पास एब्जॉर्शन की प्रक्रिया होती है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है, दिक्कत होती है तब। तो वही लिख रखा आपके सामने देखिए, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होती है जो दूध तथा कैल्शियम युक्त पदार्थों से अंतःक्रिया करता है, यानी इंटरनल, ठीक है, इंटरेक्शन करता है। ठीक है, और कैल्शियम आयन टेट्रासाइक्लिन से बंध बना देता है, जिससे अवशोषण में कमी हो जाती है। इसीलिए जो टेट्रासाइक्लिन जो दवाइयाँ होती हैं उसको दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो हम दूध के साथ नहीं खा सकते। ठीक, तो ये कहानी हो गई है यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है, 21 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी से चलते हैं। व्हाट इंटरेक्शन रिड्यूस द, ठीक है, रिड्यूस द इफिकेसी ऑफ द बोरिक एसिड, कहने का मतलब तुम्हारे पास निम्नलिखित में से कौन सी अंतःक्रिया बोरिक एसिड को प्रभाविता को कम करती है? बोरिक एसिड भी तुम्हारे पास एक इंसेक्टिसाइडल मतलब पाउडर के फॉर्म में देखा जाए तो अब तो देखेंगे हम जो मेडिकल स्टोर से बहुत सारे वो खरीद के ले जाते हैं लोग, चावल गेहूं में क्या कर देते हैं, रखने के लिए बोरिक एसिड का पाउडर लेते हैं, चावल में ऐसे मिक्स कर देते हैं, उसमें उसी में रख देते हैं, जो कीट उट रहते हैं मर जाते हैं। हम कहें यार खतरनाक है यार। और घाव यदि मान लेते हैं तगड़ा हो गया तो उसको भी धुलने के लिए हम बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो कह दिया एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, इससे संपर्क में सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से भैया एक्सप्लोजन नहीं होता है। ठीक है, मिक्सिंग विद द एल्कली, एल्कली तुम्हारे पास क्या होता है, जब कोई बेस वाटर में आराम से सालबुल होता है तब जाके एल्कली बनता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। वही देखो साफ साफ लिख रखा, बोरिक एसिड क्षारीय विलयन के साथ मिश्रित होने पर अपनी, ठीक है, रासायनिक स्थिरता तथा प्रभाविता को खो सकता है। ठीक, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 22 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया है, लिख रखा इंटरफेरॉन अल्फा प्रोड्यूस बाय RDNA टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज टू ट्रीटमेंट, मतलब तुम्हारे पास RDNA तकनीकी के माध्यम से उत्पादित इंटरफेरॉन का मुख्य रूप से चिकित्सा उपचार किया जाता है। मतलब जो तुम्हारे पास RNA राइबोसोमल DNA होता है टेक्निक, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये हेपेटाइटिस, वो भी क्रोनिक हेपेटाइटिस C होता है तो उसके ट्रीट में किया जाता है। अब होता क्या, हेपेटाइटिस जो तुम्हारे पास C होता है और B होता है, ये इसके उपचार में हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, ठीक है, अल्फा प्रोड्यूसर राइबोसोमल DNA टेक्नोलॉजी से उपयोग होने वाली दवाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हेपेटाइटिस C एंड B में। यहाँ पर क्या होगा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुनते हैं। क्या दे रखा, व्हाट इज अ मेन पर्पज कंज्यूम द फूड, यानी फंक्शनल फूड। अब बताओ खाना तू काहे खाला, क्यों, क्योंकि हमको बीमार नहीं होना, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी, कोई बीमारी आएगी धड़ से मार के ख़त्म कर देगी। पहला दे रखा तुम्हारे पास लिख रखा, टू रिप्लेस रेगुलर मेडिसिन, नियमित दवाओं के परिस्थता यानी प्रतिस्थापित करना भैया नहीं। टू गेन वेट, मतलब तेजी से वेट गेन करने के लिए भैया, वजन बढ़ाने के लिए नहीं बेटी, वजन बढ़ाने के लिए फैट वाली चीज़ें खाएंगे तो आपका वजन तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, टू इनहांस द फ्लेवर, मतलब स्वाद के लिए खाना खाते हैं भैया नहीं। ठीक है, टू सपोर्ट यानी बॉडी फंक्शन एंड तुम्हारे पास प्रिवेंट डिजीज, मतलब बॉडी फंक्शन बढ़िया रहे और आपके सामने जो बीमारियां रहें, ठीक है, बीमारियों से बचने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यानी तुम्हारे पास डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। वही लिख रखा आपके सामने फूड के बारे में, क्योंकि फूड खाएंगे तो तुम्हारे पास जो भी तंत्र रहेंगे बढ़िया रहेंगे, ऊपर पचई सुधार होगा और बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगा।
प्रीबायोटिक तो तुम्हारे पास जो प्रोबायोटिक जैसे दही वगैरह होते हैं, इसलिए दही वगैरह खाना चाहिए, ठीक है, दही वगैरह खाना चाहिए, ठीक। अब मेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे हार्ट के लिए थोड़ा सा होता है, फाइबर हमारी इंटेस्टाइन को साफ करते हैं, जैसे सलाद वगैरह, तो खाने में हमें क्या करना चाहिए, सलाद वगैरह खाना चाहिए, ठीक है, सलाद खाएंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब बढ़िया फिर क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर उनकी कहानियाँ लाते हैं, देखिए क्या दे दिया गया है। अंडर फार्मेसी एक्ट 1940 हु कॉन्स्टिट्यूएंट द स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, मतलब जो तुम्हारे पास हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है, जैसे राजस्थान के लिए अलग, बीटीयू बोर्ड मतलब उत्तर प्रदेश के लिए अलग होता है, दिल्ली के लिए अलग होता है, तो वही चीज़ तुम्हारे पास क्या हो जाए दे दी, स्टेट काउंसिलिंग जो होती है, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग होती है, वो किसके तहत होती है। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा ओनली गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा पीसीआई जो सेंट्रल पे वर्क करती है, तो गलत हो जाएगा। इलेक्टेड फार्मासिस्ट एंड गवर्नर नॉमिनिका होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, यही क्या कर देते हैं, और हर एक स्टेट से एक तुम्हारे पास ईएक्स ऑफिसर आते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, देखिए क्या दे रखा है, यहाँ से कहानियाँ क्या दे दी गई है। 1948 के तहत तुम्हारे पास पीसीआई, ठीक है, पीसीआई नहीं, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग का गठन किया गया था, जिसमें तुम्हारे पास इलेक्टेड फार्मासिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो तथा यानी चिकित्सा तथा फार्मेसी क्षेत्र में रहने वाले काम करने वाले बंदे ही होते हैं। अब आपके सामने क्या होगा, 25 नंबर क्या लिखा, फीडबैक इनहिबिटर इज आल्सो टर्म, फीडबैक तो कैसे जानोगे बताओ। कहने का मतलब फीडबैक कोई भी प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो इनिशियल स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट रहेगा, कहेंगे यार बढ़िया प्रोडक्ट बा, ऐसे बढ़िया चीज़ बनी, ठीक है, मतलब जी बढ़िया रॉ मटेरियल बा तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बने, यानी हमारे इनिशियल प्रोडक्ट इनहिबिशन पे वर्क करता है। तो कह दिया आपके सामने पहला लेटेंट एंजाइम एक्टिवेशन पे काम करता है, नहीं। इंड प्रोडक्ट पे काम करता है, नहीं, पहले रॉ मटेरियल जो चाहिए तभी इंड प्रोडक्ट बनेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। कंपार्टमेंट भैया नहीं, इनिशियल प्रोडक्ट इनहिबिशन होता है, तो यानी डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो उनकी कहानियाँ यहाँ दी गई है, ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तुम्हारे पास क्या लिख रखा आपके सामने, ओ हो GMP गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, बताओ किसका पार्ट है। ये फार्मास्यूटिक्स में आप पढ़े होंगे, यदि लास्ट चैप्टर थोड़ा सा पढ़े होंगे तो बताओ GMP तुम्हारे पास किसका पार्ट है। पहले दे रखा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, नहीं भैया। नेक्स्ट में एफिकेसी गाइडलाइन करने का काम करता है, तो नहीं भैया। मल्टीपल डिस्पेंसरी गाइडलाइन जो होता है देता, जैसे क्वालिटी कंट्रोल का काम, क्वालिटी एश्योरेंस का काम जो गाइडलाइन करने का काम करता है, ठीक है। कोई भी दवाइयाँ डिस्पेंस वगैरह की जाती है तो इसी के माध्यम से बनाई जाती, सारा काम ये कंट्रोल करता है, तो यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए साफ साफ लिख रखा GMP का मुख्य उद्देश्य यानी गुणवत्ता मतलब क्वालिटी जो बोले थे ना, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस खाद्य पदार्थों तथा अन्य पदार्थों को सुरक्षित करना होता है। मानवीकरण सुरक्षित करना मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया गया सही है कि नहीं। विनिर्माण प्रक्रिया को निगरानी करना मतलब कि दवाइयाँ खराब हो जाएंगे तभी बिना, ठीक है, बिना जांच वगैरह के मार्केट में न जा सके। इधर यदि हो जाए तो उसको सही किया जाए, यदि नहीं सही हो तो बिना सही किए उसको मार्केट में नहीं भेजना है। जो कौन करता है, GMP के अंतर्गत आता है। ये कौन फॉलो करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो। अब कह दिया ऑरेंज पील इफेक्ट कैन बी मिटिगेटेड बाय, मतलब तुम्हारे पास ऑरेंज फील जो तुम्हारे पास होता है, ऑरेंज पील होता है, ऐसे जो दाबते हैं ना निकलते स्प्रे की तरह, जितना फाइन पार्टिकल स्प्रे रहेगा वो आराम से यूज किया जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि स्प्रे बताओ तुम अभी स्प्रे कोई भी, जैसे डाइक्लोफेनेक का ओमी जेल होता है, ठीक है। अब आपके सामने क्या बहुत सारा जेल आता है जो घावों पे लगाया जाता है। अब बताओ स्प्रे जितना फाइन रहेगा उतना अच्छे से उसका नोजल जितना फाइन रहेगा उतना अच्छे से स्प्रे हो पाएगा। तो कह लिया यूजिंग द फाइन स्प्रे नोजल, एक महीन स्प्रे नोजल का उपयोग करके यहाँ पर किया जाता है। तो ये तुम्हारे पास बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। देखिए स्प्रे का वितरण अधिक समान होता है, जिससे सतह पर अनियमित बनावट नहीं बनेगी। ये महीन, ठीक, स्प्रे नोजल का उपयोग करते हैं, ऑरेंज पील इफेक्ट का काम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जितना पतला रहेगा उतने अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुन ली जाती है। 28 नंबर क्या था, वाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन एल्कीन विथ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन,
मतलब जो तुम्हारे पास एल्केन होता है, ठीक है, एल्केन, यहाँ पर एल्केन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता तो याद रखना सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कुछ मात्रा में वाटर वेपर निकालेगा और साथ साथ में हीट भी निकालेगा। क्या निकालेगा आपके सामने? हीट निकालेगा। तो ये कह दिया ऑक्सीजन के साथ जब कोई भी एल्केन रिएक्शन करता है तो उसको क्या बोला जाता है। अब बताओ, हीट निकलेगा तो कंबंशन यानी दहन तो किया जाएगा, एल्केन का जलना ही क्या कहलाता है? दहन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, कंबंशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए दहन ऑक्सीजन के होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर निकालेगा, कुछ मात्रा में हीट निकलेगी, कोयला जलाएंगे और हीट, मीथेन जलाएंगे और हीट, सीएनजी जलाएंगे और हीट, पेट्रोल जलाएंगे, एयर हीट, सब भैया एल्केन है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या लिख रखा देखिए, चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग इज रेगुलेटेड थ्रू द। अब बताइए चाइल्ड पैक यानी प्रूफ जो पैकेजिंग होती है किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? पॉइजन प्रिवेंशन कंट्रोल के द्वारा नहीं, ये क्या कर देती हैं, ये जो तुम्हारे पास नार्कोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स होती है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को ये कंट्रोल करने के लिए की जाती है। पीसीआई भैया परीक्षा करावा अपन सिलेबस लिख रखा, पॉइजन प्रिवेंशन पैकेज, हाँ भैया पैकेजिंग से रिलेटेड कह दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ये कंट्रोल करता कि कोई दवाइयाँ अच्छे से पैक हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चा खा लेगा तो दिक्कत हो जाए। उस पर पूरा अच्छे तरीके से ब्यौरा होता है, लिखा होता है कि बच्चों की पहुँच से दूर रखें। मोस्ट ऑफ द केस में हर एक दवाओं पर लिखा होता है। 30 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन कंपोज्ड ऑफ। अब बताइए तुम्हारे पास होता क्या है, हमारे शरीर के हड्डियां कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ये यूरिक एसिड, ये कैल्शियम यूरिक एसिड के साथ क्या कर देते हैं, रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सलेट बनाते हैं। इसीलिए पेशाब को लंबे समय तक रोक के नहीं रखना है, क्योंकि पेशाब रोकेंगे तो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट यूरिक एसिड तथा यूरिया से मिलकर क्रिस्टल का रूप धारण कर लेते हैं, जो कैल्शियम ऑक्सलेट कहलाते हैं, तब दिक्कत हो जाएगी आपके सामने। वही लिख रखा, किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट से बना होता है, यह अक्सर शरीर में कैल्शियम तथा ऑक्सलेट के उच्च स्तर पर कारण होता है और पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीने से नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिक वगैरह के घोलने के लिए क्या चाहिए, अधिक से अधिक पानी चाहिए, तो बल भर आपको पानी पीना है। जितने अच्छे से आप पानी का इंटेक करेंगे उतना सूटेबल रहेगा, तो पानी पीना भी कंपलसरी है, ठीक है। तो ये 31 नंबर क्या कह दिया आपके सामने, यहाँ कहानियाँ देते हैं, कह दिया आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिक्विड डोजेज। हमारे भैया 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 अब ये न खाइया तो समझ जा जहर खा के आदमी मर जाए। एनिमा हो गया यानी ईयर ड्रॉप हो गया, नेजल ड्रॉप हो गया। अब इसको कमेंट बॉक्स में क्या कर देते हैं, आप लिख के दिखाएंगे कौन सा इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है। 31 नंबर कमेंट बॉक्स में आपको लिख के दिखाना है। बहुत हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत 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 हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। 31 नंबर। 32 नंबर क्या कर दिया क्वेश्चन, इधर थोड़ा तेज़ी से चलते हैं, ठीक है, अब इधर जल्दी जल्दी हो जाएगा, घबराइए ना, ठीक है। क्या दिया आपके सामने, ग्लूटरअल्डिहाइड इज एन, मतलब ग्लूटरअल्डिहाइड तरह का देखा जाए तो एक सरफेस इन्फेक्टेंट हो, जैसे फिनॉल नहीं होता आपके घर का साफ किया जाता है उस तरह से यानी तुम्हारे पास ग्लूटरअल्डिहाइड जो होता है ये तरह का यानी सरफेस डिसइंफेक्टेंट के तौर पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं, एंटीबायोटिक के रूप में नहीं, यानी फंगिसाइड क्या होती है जो फंगस को पूरी तरह से किल कर देती हैं। कवक नाशक को हम क्या बोलते हैं, फंगिसाइड बोला जाता है, ठीक है। तो कवक नाशक नहीं होगा आपके सामने, ये होगा। देखिए क्या ग्लूटरअल्डिहाइड का उपयोग है तुम्हारे पास सरफेस डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है, एक तरह का शक्तिशाली कीटाणुनाशक और स्टल यानी बी संक्रमक होता है। इसका उपयोग चिकित्सा उपकरण, प्रयोगशाला उपकरणों और सतह को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया, यहाँ पर कहानियाँ चलते हैं। 33 नंबर क्या दे दिया गया है, What is the optical device used to draw image यानी इमेज फॉर्म ए, ठीक है, फॉर्म में माइक्रोस्कोप कार्ड। कहने का मतलब सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब ड्रा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभी होता है ना कि जैसे तुम कैसे जान जाते हो कि अमीबा इससे, क्योंकि माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या करें, पहले चित्र देखा होगा किसी ने किसी तरह बनाया जाता, जो
होता क्या, देखिए ये आपके स्लाइड रख दिए माइक्रोस्कोप के नीचे, तो माइक्रोस्कोप के ऊपर वाले हिस्से से हम क्या कर देंगे, इसको देखेंगे। तो देखेंगे तो कोई ना कोई स्लाइड बनाने वाला चाहिए ना, ठीक है, कि उसका चित्र कहीं बगल में बना दे कि अमीबा ऐसे रेगुलर शेप का है, पैरामीशियम चप्पल के तलवे के आकार का है, ऐसा कौन बनाता है? ये आपके सामने कैमरा लूसीडा होता है। कैमरा लूसीडा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप होता है उससे दिखने वाले चित्र को हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो ये लिखा है, सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब ड्रा करने के लिए उपयुक्त प्रकाशीय उपकरण कैमरा लूसीडा कहा जाता है। यह एक तुम्हारे पास ऑप्टिकल उपकरण है जो उपयोग करता सूक्ष्मदर्शी के रूप में क्षेत्र को कागज पर ट्रेस करने के लिए कहते हैं। जैसे तुम कैसे जान गए कि अमीबा ऐसा ही बा, कहू ना कहू देख के बनौले हो ही ना, तो उससे बनाने वाले कैमरा लूसीडा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट में, तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ASUDTAB होता है। अब इतना तुम सुनिए, देखिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ASU को ऐसे रहने देते हैं। D से तुम्हारे पास ड्रग्स टेक्निकल यानी टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड होता है, तो कहीं आप ढूंढिए। अब यहाँ से देखिए क्या लिख रखा है, एडवाइजरी बोर्ड, बस तुम्हारे पास ड्रग्स यूनानी, यहाँ पर टी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो इसको हटा दें। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है, आपके सामने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, अभी बोले एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिख रखा, देखो डी से ड्रग्स, टी से टेक्निकल, ए से एडवाइजरी, बी से बोर्ड। अब ए से तुम्हारे पास आयुर्वेदिक, यस से यानी सीधा हो जाएगा, यू से यूनानी हो जाएगा, तो यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से उसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ठीक, अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या आप कह दिया, यहाँ से कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द, ठीक है, स्टेटमेंट इन रिलेशन टू एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन, मतलब तुम्हारे पास प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया के संबंध में कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन सा कथन गलत है इसको बारे में बताना पड़ेगा। पहला आपके सामने दे रखा है, टाइप 1 रिएक्शन पेशेंट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, पेशेंट डिपेंडेंट रिएक्शन टाइप 1 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ से आते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर क्या ले रखा, टाइप बी रिएक्शन। ठीक है, टाइप बी रिएक्शन अकर ड्यू टू द फार्माको, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल नॉन रिएक्शन ऑफ द ड्रग्स, मतलब तुम्हारे पास क्या है, टाइप बी जो रिएक्शन होता है फार्माकोलॉजिकल यानी ज्ञात प्रतिक्रियाओं के कारण होता है, तो ये तुम्हारे पास सही है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास टाइप बी, ठीक है, नॉन ऑफ द ड्रग्स रिलेटेड, ये ड्रग्स रिलेटेड नहीं होता है तुम्हारे पास। ठीक है, जो टाइप बी जो होता है तुम्हारे पास ड्रग्स रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, ये आपके सामने। नेक्स्ट में टाइप ए जो रिएक्शन होता है आल्सो टर्म ऑफ द प्रेडिक्टेबल रिएक्शन, ये प्रेडिक्टेबल रिएक्शन होता है, तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो पहला वाला था ये भी तो सही है जी, कह दिया टाइप ए रिएक्शन पेशेंट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, पेशेंट पे तो डिपेंड करता है, ये इनकरेक्ट हमसे पूछा हुआ है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आपके सामने कितना दे रखा, 36 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी गाइडलाइन Q2 सिग्निफिकेंट, यानी सिग्निफाई, मतलब जो तुम्हारे पास क्वालिटी गाइडलाइन होती है वो QT सिग्निफिकेंट, QT क्या कर देती है, किसी चीज़ का एनालिसिस करती है कि वैलिड कितने समय के लिए है, जो शेड्यूल P के अंतर्गत आती है उसके देखते हैं तुम्हारे पास पीरियड ऑफ ड्रग्स, मतलब कोई दवाइयाँ कितने समय तक चलेगी। ठीक है, तो ये आपके सामने एनालिटिकल वैलिडेशन होता है। V2 का अर्थ तुम्हारे पास क्या लिख रखा, वैलिडेशन डिस्टू यानी वैलिडेशन, ठीक है, एनालिटिकल वैलिडेशन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, देखिए लिख रखा ICH इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ हार्मोनाइजेशन होता है। ठीक, तो ये 36 नंबर का तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 37 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है आपके सामने यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, विच एजेंसी ओवरसी फार्माका, ठीक है, फार्माको विजिलेंस इन इंडिया, मतलब ऐसी कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो फार्माको विजिलेंस करती है, हर एक बच्चों का पाजा CDSO करता है, यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की कोई दवाइयाँ का कंट्रोल कितना है, ऑर्गेनाइज कैसे बनाई जाती है, उसकी क्वालिटी क्या है, सब कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सेंट्रल की होती है। ठीक है, तो ये एक प्रमुख एजेंसी होती है जो पूरे कंट्रोल करने का काम यहाँ होता है। नेक्स्ट में आपके सामने 38 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया यहाँ पर, क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड इज, मतलब वो क्या है। ठीक है, क्वाटनी देखा जाए तो तुम्हारे पास केटाइन एक सर्फेक्टेंट का तरह प्रयोग किया जाता है। कदा फिनोलिक डेरिवेटिव होता नहीं, विग्नॉइड होता भैया नहीं,
आपके सामने एनायन होता नहीं भैया, कैटायन होता है। कैटायन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो बैक्टीरिया तथा वायरस को प्रभाव को क्या कर देते हैं ना, एक तरह का स्टरलाइजेशन की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानियाँ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपके सामने कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। एसिटाजोलामाइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एसिटाजोलामाइड एक कार्बोनिक अनहाइड्रेज यानी इनिबिटर होता है। इस यानी क्या, ये मुख्य रूप से ग्लाइकोमा हो गया, मेटाबॉलिक एल्कोलॉसिस हो गया, ठीक है, एल्कोलॉसिस, और तुम्हारे पास ऊंचाई पर जाने वाली बीमारियों, जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ना तो आपके सामने शरीर के अंदर ब्लड की कमी होने लगती है, तो ये किसके लिए की जाती है, तो ये तुम्हारे पास एसिटाजोलामाइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 40 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रखा है आपके सामने यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस ऑन द हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। कहने का मतलब तुम्हारे पास जब दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत तेज़ी से इंट्रैक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी एफिनिटी बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, एफिनेटिक क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, कि मतलब ए वाला बंदा बी के साथ बड़ी तेज़ी से इंटरेक्ट कर रहा है, उसको डिसाइड करता है। तो एफिनेटिक क्रोमेटोग्राफी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए साफ साफ लिख रखा है, एफिनेटिक क्रोमेटोग्राफी दो अणुओं के बीच अत्यधिक विशिष्ट और जैविक अंतःक्रियाओं पर आधारित होती है। यह प्रोटीन शुद्धिकरण, एंजाइम पृथक्करण और तुम्हारे पास प्रतिजन प्रतिपिंड क्रियाओं के लिए उपयोग की जाती है। ये हो गया। अब हम आते हैं किस पे, 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, इन डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी सिस्टमैटिक बायोएबिलिटी ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ओरली टू डिटरमाइन द कंपेरिजन विथ, मतलब तुम्हारे पास कहने का मतलब यानी बायोएबिलिटी पूर्ण कह रखा है, तो मतलब मुंह के द्वारा खाएंगे तब तेजी से एब्जॉर्ब होगा, या सीधे हम क्या कर देंगे, ठीक है, सिस्टमैटिक देंगे, तो वो भी सिस्टमैटिक देने के लिए आई भी देना पड़ेगा। आई यानी जो तुम्हारे पास इंट्रावेनस होती है, इसकी बायोएबिलिटी कितनी मानी जाती है आपके सामने, 100% मानी जाती है, ठीक है, 100% ये हो गया। उसके बाद आपके सामने इंट्रामस्कुलर होता है, उसके यानी बात सब लिंगुअल होता है, रेक्टल तुम्हारे पास बाद में होता। ओरल भैया सबसे कम होता है, क्योंकि ओरल खाएंगे पेट में जाएगा, पेट में एसिड वगैरह इसकी जो कैपेसिटी रहेगी उसको थोड़ा सा ये इनहिबिट करेगी, बट इसको तुम्हारे पास काम करने से मना करता है, सीधे एब्जॉर्ब हो जाता है। जिसकी बायोएबिलिटी कितनी % होती है, 100% होती है, ठीक है, ये दिया गया है यहाँ पर। 42 नंबर क्या दे दिया गया, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑस्मोटिक पंप इन एग्जाम्पल, मतलब तुम्हारे पास इसमें ओरल जो दी जाती है कोई भी दवाइयाँ तो ऑस्मोटिक पंप का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। कह दिया आपके सामने इमीडिएटली रिलीज द ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी तुम्हारे पास नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आती है, तो ये तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा। कंट्रोल द ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब कंट्रोल, जैसे सस्टेन रिलीज टैबलेट वगैरह का नाम सुने होंगे, ठीक है, जो धीरे धीरे रिलीज होकर पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता और अपना वो काम करता। देखिए साफ साफ लिख रखा है, मौखिक रूप से, ठीक है, ऑस्मोटिक पंप एक तुम्हारे पास नियंत्रित औषधि वितरण प्रणाली का उदाहरण है। यह प्रणाली दवा को नियत दर धीरे धीरे रिलीज करने के लिए ऑस्मोटिक दबाव के कारण होता है, जो दवा के लिए लंबे समय तक बनाए रखता है। अब तो मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ देखेंगे सस्टेन रिलीज ही आती है, जो लंबे समय तक अपने इफेक्ट को बनाए रखती हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो रिलीज होती हैं। अब आते हैं तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुनते हैं। इसको भैया अब कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। कार्टिलेज जो फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, कह दिया एक्सटर्नल नोज। अब देखिए मतलब जो आपकी नाक होती है, ठीक है, जो नाक होती है, ये याद रखना ये रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन अभी और रॉन्ग दिया, इसको एनालिसिस किए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये रॉन्ग दिया गया था, ठीक है। अब कह दिया आपके सामने ये ऑप्शन यहाँ से, ये स्टेटमेंट सही है, अब इसमें बताना पड़ेगा। कार्टिलेज फ्रेमवर्क ऑफ द एक्सटर्नल नोज इज मेड अप, मतलब नाक का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है वो किसका बना होता है, लिख रखा कौंची बोन का, या आपके सामने कैरिक्वायड कार्टिलेज का, या सुपीरियर नेजल कौंचा का, या हाइलिन कार्टिलेज का। अब इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको देखिए दोबारा बता दे रहे हैं आपके सामने। कार्टिलेज फ्रेमवर्क जो आपकी नाक की बनी होती है एक्सटर्नल, वो किसकी बनी होती है, ठीक, आपको बता देते हैं, वो कार्टिलेज की बनी होती, किसकी, कार्टिलेज। इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है।
44 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आते हैं इनकी कहानियाँ। कह दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फाइबरस ज्वाइंट, मतलब ऐसे कौन सा है एग्जाम्पल जो फाइबरस ज्वाइंट होती है। आपके सामने सिम्फाइसिस बोन, ठीक है, ठीक, सिम्फाइसिस ये फाइबरस ज्वाइंट होती है जो कनेक्टिव टिश्यू का द्वारा जुड़े होती हैं, ठीक है। फाइबरस ज्वाइंट एक उदाहरण तुम्हारे पास क्या होता है, सिंडे लिख रखा, सिंडोमोसिस है यह, ठीक है। ये सिद्धियाँ मुख्य रूप से संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसमें बहुत कम गति प्रदान करते हैं, मतलब गति इसके अंतर्गत बहुत ही कम होती है, ठीक। ये होगा 45 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, फेज 2 इक्विपमेंट वैलिडेशन रिफर टू, मतलब जो तुम्हारे पास फेज 2 वैलिडेशन होते हैं वो प्रोसेस वैलिडेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस वैलिडेशन फेज के अंतर्गत आते हैं, जो फेज 2 के अंतर्गत आते हैं। ये फेज 2 जो तुम्हारे पास प्रोसेस वैलिडेशन फेज से संबंधित हैं। इस चरण में उपकरण जो भी तुम्हारे पास इक्विपमेंट रहेंगे प्रणाली की वास्तविक संचालन परिस्थितियों में परीक्षण किए जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यह स्थिरता गुणवत्ता के साथ वांछित परिमाण को उत्पन्न करता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा रखा 46 नंबर क्या दे दिया गया, इनकी कहानियाँ सुनते हैं। लिख रखा स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ द पॉइजन इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स इज नोन है। अब भैया पॉइजन जब इफेक्ट करता है उसको टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं, बच्चे को पता है टॉक्सिकोलॉजी हो जाएगा। फार्माकोथेरेपेटिक मतलब दवा के द्वारा किसी डिजीज का थेरेपी करना, सही करना फार्माकोथेरेपेटिक्स कहलाता है। तो यानी तुम्हारे पास पॉइजन की स्टडी टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है। तो ये हो गया आपकी कहानी यहाँ से। नेक्स्ट पे चलते हैं आपके सामने, यहाँ से क्या दे दिया गया है यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है यहाँ पर, व्हाट डज GACP स्टैंडर्ड फॉर द कांस्टेंट फार्माकोस्यूटिकल एंड हर्बल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे हमको कोई हर्बल प्रोडक्ट क्या कर देना, बनाना है तो एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। अब उसमें क्या हर्बल प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, सूटिकल करना, तो भैया क्या होगा गुड एग्रीकल्चर, अच्छे से एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, कलेक्शन प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसे मान लेते हैं अभी एलोवेरा की लिख दो कि खेती करना शुरू कर दिए हैं। एलोवेरा देखा जाए तो अभी हमारे गांव के बगल में एक लोग किए थे, हम जानते हैं 1.5 या 2-3 बीघा एलोवेरा लगाए थे। उसमें कंपनी वाले आए थे, सब उठा ले गए, उनको बड़ा पैसा मिला था भाई, ठीक है। हम जानते तो सोचो 3 महीने के अंदर वो सारा हर्बल प्रोडक्ट उत्पन्न किए थे और एलोवेरा का प्रोडक्शन करके उनको 3 या 6 महीने के अंदर हम जानते हैं 3 बीघा का हम जानते 4 या 5 लाख रुपया उनको मिला हुआ था। हाँ, कंपनियाँ उठा ले गई एलोवेरा, क्योंकि अब देखें फेस वॉश एलोवेरा, कॉस्मेटिक आइटम एलोवेरा, दवाइयाँ एलोवेरा, मोस्ट ऑफ द चीज़ें एलोवेरा से ही बनाई जाती हैं। तो वही लिख रखा आपके सामने, ठीक है। GACP गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस, देखिए इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है। G से आपके सामने गुड, A से एग्रीकल्चर, C से आपके सामने कलेक्शन, P से प्रैक्टिस, भैया काम हो गया ठीक है। जो क्या कर देते हैं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, उत्पाद की सुरक्षा, प्रभाविता, गुणवत्ता सब कंट्रोल करने का काम इन्हीं का होता है, ठीक। 48 नंबर क्या लिखा रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच स्टडी डेट, देखिए ड्रग्स डज, याद रखना ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर कैसे प्रभाव डालती है उस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, ठीक है, फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या दे दिया गया है आपके सामने, ठीक है, फार्माकोविजिलेंस डू डज काम कर रहा है जी, फार्मोडायनेमिक्स बोला जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास भैया देखा ही गलत कर देखा है। फार्माकोडायनेमिक्स वह शाखा का अध्ययन है जिसमें दवा प्रभाव करती है, काम करती है। तो ये तुम्हारे पास फार्माकोडायनेमिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक मतलब शरीर के अंदर मूव कैसे करती है, काम जब करेगी फार्माकोडायनेमिक्स कहलाएगा यहाँ से, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस मतलब तुम्हारे पास दवा की निगरानी के बारे में कहेगा तो होगा, ठीक है। ये दवा का तुम्हारे पास है, ठीक है, यानी रिलेटेड, देखने के रिलेटेड रहेगा, ठीक है। देखिए साफ साफ फार्माकोडायनेमिक्स वह शाखा का अध्ययन है, ठीक है, वह शाखा का अध्ययन जो औषधि शरीर पर प्रभाव कैसे करता है, दवा का रिसेप्टर है, एंजाइम है, कोशिका के साथ अंतः क्रिया करती है, यह मोड ऑफ एक्शन और प्रभाव यानी प्रभाव की तीव्रता आदि को समझने में मदद करती है। तो ये तुम्हारे पास डी इज द, सी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये रॉन्ग हो जाएगा, स्टेटमेंट सही लिखा बट यहाँ पर सी लिख दिया था, ये गलत हो जाएगा। अब आते हैं तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ये भैया ये तो अभी पीछे पढ़वा किए हैं, कॉम्पिटिटिव तथा नॉन कॉम्पिटिटिव वाला तुम्हारे पास रिड्यूज मैक्सिमम रिस्पॉन्स इवन द हाई एग्नोस्टिक डोज होता है।
ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं, क्या दे दिया गया है, इनकी कहानियाँ दोबारा समझते हैं। ठीक है, कह दिया सेल डेथ, ठीक, कॉजेज बाय द टिश्यू इंजरी इज नोन एज, कहने का मतलब तुम्हारे पास है इंजरी के कारण कोई टिश्यू जब मरता है तो उसे नेक्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके सामने, नेक्रोसिस बोलते हैं। पिनोसाइटोसिस, जब सेल किसी चीज़ को फ्लूइड के जरिए इंटेक करता है, पी लेता है, पिनोसाइटोसिस। खा लेता है, फाइगोसाइटोसिस। जब कोई सेल इंजरी के द्वारा डेथ हो जाती है उसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। देखिए क्या होगा, क्षति के कारण जो तुम्हारे पास कोशिका मृत्यु होती है नेक्रोसिस कहलाती है। यह पैथोलॉजिकल, ठीक, पर यानी प्रक्रिया है। जैसे चोट किसी को लग गई, संक्रमण हो गया, कोई पॉइजन खा लिया, ये सब चीज़ें से कोई नष्ट होती हैं तब दिक्कत हो सकती है, तो उसे नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक, अब आते हैं तुम्हारे पास 51 नंबर क्वेश्चन पे। क्या लिख रखा आपके सामने, 51 नंबर, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इन ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। आप भैया ये बढ़िया क्वेश्चन पूछ ले बा। कहने का मतलब जो तुम्हारे पास देखिए, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, यानी ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन करता तभी जाके एनर्जी निकलती। अब ये सब चीज़ें होती कहाँ पर है, देखिए जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज से जब क्या कर देती, एक ग्लूकोज टूटता है तो 38 एटीपी निकलती। कितना, 38 एटीपी। इसमें 3 स्टेप होता है। सबसे पहले आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। उसके बाद आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद आपके सामने क्रेब्स साइकिल होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो ऑक्सीजन की परिस में तोड़ा जाता है। तो 38 एटीपी निकलती। देखिए साफ साफ लिख रखा है एटीपी, जिसे करेंसी आप सेल बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तभी तो तोड़ा जाएगा ग्लूकोज मालिक्यूल को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीजन ग्राही होते हैं जो स्वीकार करके एटीपी रूप में एनर्जी निकालते हैं। 52 नंबर क्या लिख रखा है, विच मटेरियल इज प्रीफर फॉर, ठीक है, विच मटेरियल इज प्रीफर फॉर द पेरेंटल ड्रग्स पैकेजिंग ड्यू टू द केमिकल इनर्टनेस। मतलब तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मटेरियल है, ठीक है, जिसमें ड्रग्स को पैकेज किया जाता है, वो केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब उसमें किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है भैया। बोरोसिलिकेट ग्लास, यदि लैब में जाएंगे तब भी देखेंगे बोरोसिलिकेट ग्लास लिखा होता है टेस्ट ट्यूब पे। जितना भी प्रोडक्ट होता है ग्लास वाली चीज़ें, ठीक है, लैब वगैरह में सब बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है। तो बोरोसिलिकेट ग्लास इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया, 53 नंबर क्वेश्चन। क्या लिख रखा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूम बिहेवियर इज द प्रोसेस टू कंज्यूम डिसाइडेड वेदर। कहने का मतलब तुम्हारे पास उपभोक्ता व्यवहार की विशेषताएं एक ऐसी प्रक्रिया है जहां उपभोक्ता तय करता है कि हमको खरीदना है कि नहीं, क्या खरीदना है। तुम बताओ, अभी कोई आए भैया लेने, तो आप मंगला पैरासीटामॉल तो के तो दूसरा पूछ देगा सारे हटा कचरा ठीक है, तो इस टाइप से होता है। उसे देखिए वो पैरासीटामॉल दे दीजिए, ठीक, पैरासीटामॉल, तो उसे मोटिवेट करिए कि सर इसके साथ ये दवा खाएंगे तो ज़्यादा सूटेबल लगेगा। उसकी थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे, समझाएंगे तो कहेंगे बढ़िया बढ़िया बा, तो वो लेने का चांस बनेगा। बट डिसाइड कौन करता है आपके सामने, यहाँ से, ठीक है, मोटिवेट करेंगे तो आप उसे दे सकते हैं। ठीक है, इतना सही है। ठीक है, 54 नंबर क्या दे रखा है, इनकी कहानियाँ सुनते हैं। 54 नंबर क्या लिख रखा है आपके सामने, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द ब्लैडर। अब ब्लैडर क्या कहता है, देखिए ब्लैडर जो पेशाब की थैली वाली होती है वो क्या होता है, कैसे पेशाब निकलता। पहले दे रखा है एक्सटर्नल इंस्पेक्टर रिलीज करेगी तो पेशाब निकलेगा, स्टिमुलेट कर रहा तो भैया गलत हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन रिलैक्स करेगा और इंटरनल इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे पेशाब बाहर निकल जाएगा, आपके सामने सही हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये सब जो तुम्हारे पास होती है, यदि आप ये आपके सामने क्या होगा कि 2 किडनी हो गई है, क्या कौन सा किडनी बना दी है जी, किडनी, यहाँ से क्या होता है यूरिनरी पेज यानी यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ यूरेथ्रा के द्वारा हमारा पेशाब बाहर निकलता है। तो यहाँ पर एक इंस्पेक्टर होता है जो ब्रेन से अटैच होता है, जब ब्रेन कहेगा तभी आप पेशाब बाहर निकालेंगे, उसके पहले नहीं निकाल पाएंगे। तो यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिख रखा है, मूत्राशय में कंपन यानी सिंपैथेटिक उद्दीपन के कारण तुम्हारे पास यानी क्या डिट्रास होता है और शिथिलीकरण, और तुम्हारे पास आंतरिक अवरोधनी यानी इंटरनल इंस्पेक्टर का संकुचन होता है जिससे पेशाब बाहर की तरफ निकलता है। 55 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, अभी ये पीछे क्वेश्चन आप देखे हुए थे, इथाइल ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन रिक्वायर। मतलब तुम्हारे पास यदि यानी इथाइल ऑक्साइड गैस से स्टरलाइजेशन करवाना है तो उस जगह किया जाता है
क्योंकि गैसियस स्टेज होता है, ह्यूमिडिटी बहुत तगड़ा चाहिए और सील चेम्बर होना चाहिए। तो हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, सील चेम्बर होना चाहिए, क्योंकि गैस है। अब बताओ तो खुला छोड़ देगा तो भन 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 उड़ जाए, क्योंकि गैस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इथाइलिन ऑक्साइड तुम्हारे पास गैस विकरण के लिए, ठीक है, सील चेम्बर होना चाहिए और कम से कम यानी 80% क्या होना चाहिए, 80 से लेकर 40 से लेकर 80% आपका ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, यानी नमी की मात्रा होनी चाहिए। इतना चीज़ तो होना ही होना चाहिए, ठीक। ये हो गया, देखिए साफ साफ लिख रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट कहानी। यहाँ पर क्या लिख रखा, वॉल्यूम कैपेसिटी इज, ठीक है, ये क्या दे रखा, साइज ऑफ 1 हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब याद रखना 1 हमसे दिया गया। अब एक चीज़ याद रखना, 2-3 चीज़ें आपसे बताते हैं। ये जितना ज़्यादा जीरो रहेगा उतना लार्ज कैप्सूल रहेगा, और 5 नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट कैप्सूल रहेगा। अब 1 नंबर में 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 ml भरा जाता, कितना, 1 ml में 0.5 ml भरा जाता है। अब आपको ml कैसे भरा जाता है उसकी हम कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, ठीक। यहाँ से आप देख सकते हैं, यदि 0.003 रहेगा तो लार्जेस्ट कैप्सूल रहेगा, 0.37 ml उसमें फिलअप किया जा सकता। 2 नंबर पे 0.93, और एक जो 0 नंबर रहेगा तुम्हारे पास 0.68 ml फिलअप किया जा सकता है। ये बुक या तुम्हारे पास ये गूगल से था, बट हम प्रिस्क्रिप्शन वाले बुक में देखें ये mg में है, याद रखना ये mg में है, ये तुम्हारे पास ml में है, ठीक है। अब 1 नंबर रहेगा तो 0.5 ml लिखा, 0.5 ml जो 300 mg टैबलेट फिलअप किया जा सकता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा है। अब 5 नंबर स्मॉलेस्ट रहेगा 0.1 यानी 100 mg से नीचे, यानी 100 mg से 50 mg हो सकती है टैबलेट वगैरह, यहाँ 0.15 ml फिलअप किया जाता है। तो यही पर दे रखा आपके सामने 0.1, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। यम एफ आर मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, यम से तुम्हारे पास क्या होता है मास्टर, एफ से फार्मूला, आर से रिकॉर्ड होता है। मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है, जो बड़ी बड़ी, ठीक है, रिकॉर्ड, दस्तावेज, सामग्री कितनी मात्रा में देना, सब कुछ कंट्रोल करता है ये, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा तेजी से चलते हैं मेरे भाई, नहीं तो 1 घंटा से ऊपर हो ही गया। ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर फार्मेसी रजिस्टर, ठीक है, सी इन ही, मतलब तुम्हारे पास कोई एक आदमी है, कैसे तुम जानोगे फार्मासिस्ट हो गया। सबसे पहले क्या होना चाहिए, डी फार्मा यानी डिप्लोमा डिग्री या आपके सामने बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद पीसीआई में रजिस्टर भी होना चाहिए, पीसीआई में रजिस्टर होना चाहिए। पहला रेखा कम से कम 3 महीने तक अस्पताल में ट्रेनिंग करे और औषधि के बारे में जाने। डिग्रिया तो ला मर्दे ऐसा बोल दे बा, ठीक है। क्या दे रखा है जे डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी है फ्रॉम द यानी इंडियन यूनिवर्सिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर होना चाहिए भैया। सही 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 टिक मारा यहाँ से कम 6 महीना डिस्पेंसिंग सीखना फार्मासिस्ट का है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट, यानी पीसीआई से अप्रूवल होना चाहिए, डिग्री होल्डर होना चाहिए, प्लस में सारी चीज़ें होनी चाहिए। 59 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द फंक्शनल फूड हेल्प द इम्प्रूव द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारी भोजन के, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। उससे ये बोले प्रोबायोटिक खाइए, दही वगैरह खाइए, यानी एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकता है। यानी प्रिजर्वेटिव क्या होती है, ऐसी चीज़ होती है जो दवा को प्रिजर्व रखने के लिए प्रयोग की जाती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये तो स्वीटनिंग एजेंट होता है, ये डाइजेस्टिव हेल्थ से कोई रिलेटेड नहीं, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया को संतुलित रखते हैं, जिससे पाचन में बढ़िया आता है। इसके लिए बल भर आप सलाद खाइए, दही खाइए, छाछ पीजिए मस्त तरीके से, ठीक। तो इस टाइप से चलता है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रखा है आपके सामने, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द स्टमक इनटू द इसोफेगस। कहने का मतलब ये आपके सामने पेट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपके सामने कहानी, एक स्फिंक्टर यहाँ होती है, एक स्फिंक्टर, ये आपके सामने आइसोफेगस होता है। क्या होता है आपके सामने, आइसोफेगस होता है, और ये आपके सामने स्टमक होता है। तो ये भोजन जो बाहर बैक फ्लो ना हो जाए तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होती है, इस स्फिंक्टर को क्या बोला जाता है, देखिए आइसोफेगस से नीचे है तो इसे आइसोफेगल स्फिंक्टर बोला जाता है। तो यहाँ पर पाइलोरी स्फिंक्टर यहाँ पर होता है इस वाले को। इलियोसिकल जो तुम्हारे पास छोटी आत और बड़ी आत जहाँ जंक्शन पॉइंट होता है उसको बोला जाता है, और इन्फिक्टर ऑफ ओडाई आप जान ही रहे कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक। तो यानी तुम्हारे पास लोअर आइसोफेगल इन्फेक्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो बाहर जो ने तुम्हारे पास चली जाए वापस नहीं चली जाए उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। अब क्या लिख रखा है यहाँ पर, कहानियाँ चलती हैं इनकी, ठीक है। यहाँ से क्या दे दिया गया है,
ठीक, 61 नंबर दिखता है ना, ये 61 नंबर। विच डिसऑर्डर इज ए करेक्टरिस्टिक बाय द ऑटोइम्यून डीमाइलेशन CNS न्यूरॉन होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो तुम्हारे पास होती है, जो CNS न्यूरॉन के ऑटोइम्यून डीमाइलेशन के द्वारा कौन सा, ठीक है, विकास अभिलक्षण होता है, उसे मल्टीपल सिरोसिस बोलते हैं। कहने का मतलब ये तुम्हारे पास ऐसे ऐसे तुम्हारे पास नहीं होता है, ठीक है, ऐसे तो यहाँ से जो जाता है, ठीक है, ये डेंड्रॉइड्स वगैरह ऐसे नहीं लेके आता है। अब बताइए इससे भी तुम्हारे पास जो माइलिन शीत होती है वो डीमाइलेशन हो जाती है, तो इधर से आएगा इधर से आएगा, तो मल्टीपल सिरोसिस होने का खतरा बन जाता है। तो यानी डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिख रखा है CNS ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा मल्टीपल सिरोसिस होता है, जिसे यमियस के नाम से जाना जाते हैं। न्यूरॉन की सुरक्षा तथा संरचना प्रदान करने पे हमला करता, क्यों? क्योंकि एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर ही माइलिन शीत होती है। अब इसी को डैमेज कर दोगे डीमाइलेशन हो जाएगा, भैया दिक्कत हो जाएगी। 62 नंबर, विच चैनल स्ट्रेटजी, ठीक है, ये कहाँ रुक गई बाबू, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रखा, विच चैनल स्टडी मैक्सिमाइज यानी प्रॉफिटेबल टू फॉर हाई मार्जिन स्पेसिफिक ड्रग्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा चैनल रणनीति उच्च लाभ वाली विशेष औषधियों के लिए लाभप्रदता को अधिकतम करती है, मतलब कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमारे पास अधिक से अधिक लाभ दिला सकती है। पहला दे रखा मास मार्केट रिटेल, मतलब मार्केट में बड़ी ज़्यादा दवाइयाँ बिक रही हैं, तो अब हम भेजाक मार्केटों में क्या करेंगे, जब ग्राहक के पास जाइबा नहीं करेगा तो भैया हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा पार्टी रहेगा, जितना पार्टी रहेगा उतने पार्टी को कमीशन देना पड़ेगा, तो महंगा पड़ जाएगा, प्रॉफिटेबल है, लॉस में चली जाएगी। डायरेक्ट टू हॉस्पिटल के देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल की दवाइयाँ यूज होती है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा दिया जाएगा उतना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये लिख रखा आपकी कहानी यहाँ से। 63 नंबर क्या लिख रखा था, यानी पर्पज ऑफ द कैरिंग आउट डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूज प्रेशर, कहने का मतलब कम दाब में आसवन करने का उद्देश्य होता है। कम दाब में ऐसे होता है क्योंकि दाब बढ़ाएंगे, ठीक है, तो थर्मल प्रेशर हमको ज़्यादा, यानी प्रेशर यदि बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिड्यूस प्रेशर, तो टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या दे रखा, एवॉइड थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब अणु के यानी कि उष्मीय क्षरण से बचाना, क्योंकि मॉलिक्यूल यदि, ठीक है, क्षरण कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जिसका लिख रखा, देखिए, कम दाब पर आसवन करने का मुख्य उद्देश्य अणुओं को ऊष्मीय क्षरण से बचाना। जब किसी भी पदार्थ का क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है, सामान्य दाब पर गर्म करने पर अवघटित हो जाता है, जिससे दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके सामने। 64 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज टू मेक ए यानी होमोजीनियसली डिस्पेंस द एरोसॉल प्रिपरेशन, कहने का मतलब एरोसॉल प्रिपरेशन करने के लिए उस पर क्या करना पड़ेगा, जो पूरी तरह अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। होमोजीनिएशन मतलब पूरी तरह से समान रूप से, सरफेक्टेंट डालना पड़ेगा। पहले डिटर्जेंट का मतलब मर दे, ग्लाइडेंट मतलब ग्लाइड करने के लिए, बाइंडर मतलब पकड़ने के लिए, तो ये हमारे पास सरफेक्टेंट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं 65 नंबर क्या दे रखा क्वेश्चन, लग रखा कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक, ठीक है, एंजियोप्लास्टिक इज ए ट्रीटमेंट डन इज द कॉजेज बाय, उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस किसी की होती है तो हम कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक यानी एंजियोप्लास्टिसिटी बोला जाता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन जिसे बोलते हैं, देखो ये तुम्हारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए इलाज के लिए किया जाता है मोस्टली। क्या वो कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक एंजाइना पेक्टोरिस के लिए किया जाता है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए भी किया जाता है, जिससे धमनियों में संकुंचन की रुकावट को कम करती है। एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन होता है, ठीक है, यानी हार्ट पे तुम्हारे पास जब क्या होता है, पेन होता है, उसके लिए होता है चेस्ट पेन। तो इसके लिए सबसे सूटेबल मान लेते हैं ये भी तो प्रयोग किया जाता है, मायोकार्डियल में फ्रैक्शन भी प्रयोग किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन कैसे होगा, बट यही मानना मोस्टली एंजाइना पेक्टोरिस खतरनाक बीमारी, चेस्ट पेन होता, दिक्कत हो सकती है, ब्लॉकेज मोस्टली इसी में होता है। 66 नंबर क्या लिख रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी हाइपरलिपिडेमिक, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी दवाइयाँ जो एंटी हाइपरलिपिडीमिया है, एंटी हाइपरलिपिडीमिया जो हाई लिपिड को क्या कर देती है, कम करती है, भाई ये लोवास्टेटिन होता है, जो यानी क्या करता है, लोवास्टेटिन पहुँचते ही
कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है भन्न 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 कम करता है। देखिए यानी एंटी हाइपर, ठीक है, लिपिडीमिया से लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन एक स्टैटिन वर्ग का दवा है जो कोलेस्ट्रॉल के असर को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लोवास्टैटिन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 66 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्री रेडिकल, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो तुम्हारे पास अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कि इसको फ्री रेडिकल को। अनस्टेबल मॉलिक्यूल होना चाहिए और अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पेयर रहेगा तो भैया भरने से पकड़ लेगा, स्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होना चाहिए, जैसे अभी मान लेते हैं आपके पास पैसा नहीं तो मूव करेंगे, ठीक है, तो उसी कंडीशन पे आता है। ठीक ठीक। 68 नंबर तुम्हारे पास क्या लिख रखा, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामॉल सैटपुडिया, उसे यानी क्या बोलते हैं एडिटिव ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एडिटिव मतलब जब 2 या 2 से अधिक दवाइयाँ को कॉम्बिनेशन जोड़ा जाता तब बोला जाता है। सुप्रा एडिटिव उसे बोलते हैं जब 2 या 2 से अधिक दवाइयाँ, जैसे अब दुइये जोड़ेगा तो एडिटिव ड्रग्स कहलाएगा, जब 2 या 2 से अधिक जोड़ेगा। जैसे अभी जीरोडाल एसपी में सुनेंगे असेक्लोप्रेक पैरासीटामॉल प्लस में सरसरी और सुप्रा यानी सुप्रा एडिटिव ड्रग्स कॉम्बिनेशन होता है। 2 रहेगा तो एडिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस्पिरिन तथा तुम्हारे पास पैरासीटामॉल, तुम्हारे पास सुप्रा, ये तो गलत यहाँ दिल भाई हटा भाई के, ठीक है, जो दर्द और बुखार दोनों में प्रयोग किया जाता है। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर ऑप्शन में गलत दे रखा। 69 नंबर क्या लिख रखा, वैलिडेशन ऑफ केमिकल इंस्टॉलेशन साइकिल इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ, किससे मेजर किया जाता है, कॉन्टैक्ट टाइप एंड कॉन्सेंट्रेशन। बताओ ये हमारे पास कोई एरिया, इसको सरफेक्टेंट मतलब पूरी तरह से क्लीन करना, तो जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम में जुड़ा रहेगा उतने अच्छे से इसे साफ करेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी डिसाइड करता है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए कॉन्टैक्ट टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन को क्या इंस्टॉलाइजेशन को इफेक्ट करता है, जितने अच्छे से जुड़ा रहेगा तो काम होगा। 70 एसिड बेस कैटालिस्ट इन्वॉल्व इन, मतलब एसिड बेस कैटालिस्ट किस में इन्वॉल्व, यानी डोनेट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ये सब खेल है भैया, बट इसमें तुम्हारे पास क्या देखो लिख रखा, डोनेशन एक्सेप्टेशन ऑफ प्रोटॉन बाय द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट से कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा, कितना ये हो रहा, जो लेविस स्ट्रक्चर के बारे में सुने होंगे लेवे। अब एसिड बेस टाइटेशन में 3 थ्योरी सुने होंगे, तो ही बता प्रोटॉन को यानी देने का काम और लेने का काम। प्रोटॉन मतलब तुम्हारे पास हाइड्रोजन के बारे में कह रखा, क्योंकि हाइड्रोजन पे प्रोटॉन, तो यहाँ पर एसिड हाइड्रोजन क्या कर देता है, ठीक है, जिस पे ज़्यादा, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से आपका खत्म होता है टोटल 70 क्वेश्चन फार्मा वाला। अब यहाँ से 30 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो नॉन फार्मा से रिलेटेड रहेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना। लिख रखा हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द, लिख रखा पोस्थोमेसली अवार्डेड इन पद्म विभूषण इन जनवरी 2025 में फॉर हीज एन हर कंट्रीब्यूट लिटरेचर एंड एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन से साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए जनवरी 2025 में लिख रखा मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। किनको किया गया था, अभी तुम्हारे पास वासुदेव नायर को किया गया था, वासुदेव नायर को। ठीक है, तो वासुदेव नायर को देखो क्या होगा, जनवरी 2025 को किया गया था। सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है एक तरह का। यहाँ पर क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट तुमको देखना है, ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़िए यहाँ से, ये तो यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से स्टेटमेंट पढ़िए। देखिए यहाँ से मेन क्वेश्चन है और MCQ जो तुम्हारे पास ऑप्शन दिया गया है यहाँ से दिया गया है। ए पाइल आर क्वांटिटी, मतलब एक पाइल है क्वांटिटी है, आल स्टोर आर क्वांटिटी कंक्लूजन, आल पाइल आर स्टोर मतलब जितने भी पाइल हैं स्टोर नहीं, आल पाइल क्वांटिटी है भैया, इसको गलत हुआ। सम क्वांटिटी आर स्टोर मतलब जो क्वांटिटी है स्टोर है, यानी ये तो तुम्हारे पास सम का पूरा रखेंगे तब वो सही हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी तुम्हारे पास सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, यानी नार कंक्लूजन नार फाउडर, यानी फॉलो नहीं कर रहा भैया, ये हटा हुआ, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो कर रहा है इसको, तो सही हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, उसी को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे पास क्या कर दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 72 हाँ से 73 नंबर, हम कहीं इतना बड़ा क्वेश्चन ही ना दे दिलवा। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक, इसको हम सॉल्व भी कर देंगे आपके सामने। 18-107 से रिलेटेड है, चलिए यहाँ पर लिखते रहते हैं। 18 जो है, ठीक है, किससे है, 107 से रिलेट करता है, और 21
21 जो है, ठीक है, 21 जो तुम्हारे पास किससे रिलेट करता है, इससे रिलेट करता है। तो बताओ 14 किससे रिलेट करेगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब क्वेश्चन एक बार देखिए क्या दे रखा आपके सामने। एक तर्क के अनुसार 18 107 को रिप्रेजेंट करता, चलो, और 21 इतने को रिप्रेजेंट करता था, 14 किससे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसको हम साइड में करते हैं, अभी सामने आपको लिखा कर दिखा देते हैं। भाई तू हटाता है यहाँ पर, देखिए कह दिया 18 107। तो अब इसमें बताओ अंतर कितने का है। यदि हम क्या कर रहे हैं, 18 में 6 का गुणा करें, देखिए याद रखना 18 गुणे में 6 करना और माइनस में 1 करना, ठीक है। तो 18 पचे 90, 18 पचे 90 हो जाएगा, ठीक है। 18 पचे 90, 18 छक्का कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 108 में से तुम्हारे पास 1 करेंगे तो तुम्हारे पास 7 हो जाएगा। मतलब हमको क्या करना, गुणा 6 माइनस 1, गुणे 6 और माइनस में 1 करना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणे में 6 और माइनस में 1 कर देंगे। 14 पचे 14 छक 84 हो जाएगा आपके सामने। यहाँ से माइनस 1 तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 83 ऑप्शन में दिया रहेगा तो उस पर टिक मार देना। यहाँ से देखिए क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ से 83, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा है, ठीक, 74 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर कह दिया है आपके सामने दैची गम सेंचुरी, मतलब तुम्हारे पास लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर इन इंडिया इज होम विच ऑफ द फॉलोइंग इस पीछे, मतलब भारत में जम्मू और कश्मीर में स्थित दाची गाम अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस प्रजाति का घर माना जाता है। भैया सी लेपर्ड के लिए किया जाता है। इसके लिए एक योजना भी चलाई गई थी, देखिए क्या दे रखा 2000, यहाँ पर एक 22 किलोमीटर दूर का क्या कर दिया, रेडियस बनाया गया, उसमें सी लेपर्ड को क्या कर दिया रखा गया था, हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने 75 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, यहाँ पर चलते हैं। कह दिया है फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकीय मिरर, हमारे पास क्या हो गया, देखिए अवतल दर्पण दिया गया, उत्तल नहीं अवतल दर्पण। ये आपके सामने कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक। कह दिया स्टेट यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला दे रखा आपके सामने नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए रियल बनाता है और इरेक्ट बनाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, इनकी पूरी कहानियाँ सुनिए। ये अब इसको इस पे बनाएंगे तब समझ में आएगा। देखिए ये आपके सामने क्या हो गया, यहाँ से एक अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ऐसे जो जाता है उसको पी बोला जाता है और यहाँ पर क्या हो गया, एफ हो गया और ये आपके सामने सी हो गया। अब कह दिया आपके सामने इधर कोई इधर कुछ भी बनाएगा तो कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक। इधर कोई भी बनेगा इमेज क्या बनेगा आपके सामने, वर्चुअल इमेज बनेगा। इसके ऊपर कुछ भी चाहे ऑब्जेक्ट रखा जाए चाहे कुछ भी रखा जाए तो इरेक्ट रहेगा, इसके नीचे चाहे इधर रहे तो क्या रहेगा, उल्टा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता तो सेम साइज का बनता, तो भैया ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर साइज ऑफ इमेज एट द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा रखोगे उतना बड़ा ही बनेगा। तो यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, यहाँ से हरीश और विनीत मूव टूवर्ड ए एन बी, तुम्हारे पास क्या होगा, स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर और 36 किलोमीटर। मतलब जो हरीश है 35 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाता है, विनीत 36 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाता है और 40 मिनट बाद यानी कि अगर अर्लियर देन हरीश, मतलब जो विनीत है रीच करता है, हरीश और विनीत शहर ए से बी की ओर क्रमशः 35-36 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं। यदि विनीत तथा हरीश से 30 यानी 40 मिनट पहले शहर पहुंच जाता है तो शहर ए और शहर बी के बीच की तुमको दूरी ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे में चाल होता। तो हम क्या कर देते हैं, ये आपके सामने हरीश है क्योंकि हरीश 35 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है यहाँ पर। इन दोनों का अंतर जो तुम्हारे पास विनीत है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपके सामने, क्योंकि ये मिनट दिया, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। अब इस सब को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने कितना हो जाएगा, यहाँ से 840 किलोमीटर पर घंटा। तो यानी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। ये हो गई कहानी यहाँ से। अब यहाँ से कितना दे रखा, 77 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, इनकी कहानी थोड़ा सा सुन लेते हैं। फाइंड द सरकमफ्रेंस इन मीटर में, याद रखना मीटर में ज्ञात करना भाई, या मीटर में है या कोई टेंशन नहीं है। लार्जेस्ट सर्कल डेट कैन बी
इंस्क्राइब इन द रेक्टेंगल हु द डायमेंशन आर गिवन, कितना दे रखा आपके सामने 49 और क्या होगा 94 मीटर। अब पाई की वैल्यू कितना लेना 22/7 लेना है। तो इसका जो तुम्हारे पास एक्चुअल रियल फार्मूला होता तुम्हारे पास पाई आर डी होता। पाई की वैल्यू तुम्हारे पास 22/7 और डी का मान तुम्हारे पास कितना दे रखा 49 दे रखा आपके सामने 49 हो जाएगा। इससे कटेगा 7 और 22 गुणे में 7, 7 दूनी 14, 4 हाथ में ले 7 दूनी 14 15 हो जाएगा, यानी 154 हो जाएगा। तो 154 कहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा आपके सामने 78 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रीफाइस देयर लीव फॉर प्रोटेक्शन ऑफ खेजरी ट्री, मतलब इसमें से तुम्हारे पास ऐसा कौन सा खेजरी ट्री के लिए। अब इसकी कहानियाँ सुनेंगे ना तो बड़ी दर्दनाक है। अमृता बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, इसमें हुआ क्या था, जैसे तुम्हारे पास देखिए क्या लिख रखा, अमृता बिश्नोई भारत के राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली में के बिश्नोई समुदाय के एक तुम्हारे पास पर्यावरणीय शहीद थी। मतलब ये खेजड़ी के पेड़ के तुम्हारे पास क्या करे इनकी भूमिका निभाई थी, मतलब एक राजा थे उस समय, देखिए महाराज अभय सिंह थे। ठीक है, पेड़ काटने के लिए तुम्हारे पास क्या कर दिए थे, कहते हमको महल बनवाना, जाओ पेड़ काट के लाओ। तो ये सब वहाँ पर गए थे बिश्नोई परिवार के वहाँ, तो वहाँ पेड़ और हिरन जानवर को अपने बेटे के समान लोग मानते हैं बिश्नोई परिवार के लोग। फिर अब वो पेड़ से लिपट गए थे, तो इनके जितने भी सैनिक थे उनको पहले काटते थे फिर पेड़ काट देते थे। अब सोच सकते हो कितना दर्दनाक, इनका पूरा परिवार सब नरसंहार के रूप में हो गया था। देखिए नरसंहार, इनकी 3 बेटियाँ की हत्या कर दी गई थी। कितने क्रूर लोग थे, कटाई का विरोध करने के लिए तुम्हारे पास वो सब आगे आए थे। तो इन्हीं के नाम से आपको पेड़ लगाएंगे ना तो अमृता बिश्नोई पुरस्कार होता है, ये दिया जाता है लोगों को। 79 नंबर क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन रे ऑफ द लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, मतलब ये आपके सामने प्रिज्म हो गया। प्रिज्म से देखिए ये आपके सामने प्रिज्म से जब लाइट जाती है तो ऐसे करके ठीक है नीचे की तरफ जाती है, इसको यदि पीछे की तरफ ले जाएंगे इसमें तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ये जो इमरजेंट इंसिडेंट रे जाता है और ये जो मुड़ रहा है इसको इमरजेंट, इनके बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डेविएशन डेल के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगल ऑफ प्रिज्म, ये जो प्रिज्म बनता है एंगल तो ये कहलाता है, ये तो नहीं होगा। इंटरमीडिएट एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और यानी जो तुम्हारे पास इमरजेंट रे जो साइड वाला होता है तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। नहीं इमरजेंट रे है जी, ठीक है इमरजेंट यहाँ पर दिया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक, आपके सामने कितना 80 नंबर क्वेश्चन, विच ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस इन 2016 एमिंग टू क्रिएट वन नेशन वन टैक्स इन वन मार्केट, में जीएसटी लाया गया था। ठीक है, कहीं जीएसटी दिया है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कोड हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा जीएसटी, मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। जीएसटी कब लागू किया गया था आपके सामने, देखो बनाया गया था 2016 में, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। 81 नंबर क्या लिख रखा, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च ए न्यू डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव इन 2025 में, इम्प्रूव द हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी लिख रखा, इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ द मेडिकल डाटा, व्हाट इज ए नेम ऑफ इनिशिएटिव, मतलब तुम्हारे पास भारत सरकार ने 2025 में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और चिकित्सा डाटा के अंतर संचालक में सुधार के लिए एक नया डिजिटल स्वास्थ्य यानी कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब भैया तुम्हारे पास उसे क्या कहा गया था, आयुष्मान भारत योजना कहा गया था। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। अब कब लागू किया गया था, 2000, देखिए यहाँ पर ठीक है, यानी 27 सितंबर 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। डिजिटल आयुष्मान भारत डिजिटल योजना के तहत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या दे दिया गया कहानी, यहाँ पर चलते हैं। कह दिया है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 25 दिन में करते हैं। ठीक है, और बी जो तुम्हारे पास 20 दिन तक एक साथ कार्य करते तब बी छोड़ के चला जाता है, अगले 10 दिन के बाद ए वाला काम पूरा कर जाता है। मतलब कह रखा है ए और बी किसी भी काम को मिलकर 25 दिन में करते हैं। ठीक, अब इन्होंने 20 दिन तक एक साथ किया, फिर बी 10 दिन काम करके छोड़ के चला गया, शेष ए को पूरा कर यानी किया, मतलब ए वाला बी चला गया तो बी ए वाला जो बंदा उसको काम किया, तो ए बताओ उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, देखो 20
यानी टोटल 20 दिन का क्या रखा, 20/25, इसको काटेंगे तुम्हारे पास 5 से, 5 चौका 5 25, एक वाला तुम्हारे पास बचा हुआ तो 1 दहाई बचा हुआ तो 10, 1 माइनस में तुम्हारे पास इतना 1/5 दिन में, तो यानी 1/5 तो कितना जो हो जाएगा 10, 10 × 5 = 50 दिन में काम करेगा, मतलब दुगना टाइम लग जाएगा अकेले यदि करेगा तो ये हो जाएगा। अब आपके सामने क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अंग्रेजी कम यानी अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में 3 एक निश्चित तरीके से समान तथा एक ग्रुप से बनते हैं, कौन सा समूह संबंधित नहीं है, ठीक है। संबंध आपको बताना पड़ेगा। इसमें देखा जाए तो 2 हो गए, इसको नंबर लिखना है 2 1 2 1, ये फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, यानी ए वाला फॉलो कर रहा है, बी वाला भी फॉलो कर रहा है। अब सी वाला भी तुम्हारे पास क्या कर दे फॉलो, बट डी वाला तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, अच्छा रुको, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस, और यहाँ से तुम्हारे पास प्लस माइनस बट यहाँ प्लस है, तो ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, तो वही पूछा कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपके सामने कितना दे रखा है, आपके सामने 84 नंबर करिए बेस ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। वही फिर क्वेश्चन पूछ दिया आपके सामने, ये अक्षर बताओ क्या होगा, आधारित नहीं है, कौन सा संगत नहीं है। देखिए जेड प्लस में 5 करेंगे यानी उल्टा करना पड़ेगा, +5 यहाँ पर ई हो जाएगा, जेड ई से करना है, ठीक है, जेड ई से करना है, यस एन से करना है, यस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होगा माइनस, यानी के आना चाहिए बट तुम्हारे पास क्या होगा यहाँ पर यानी यल आना चाहिए बट के दिया है, तो ये संगत नहीं है, ये संगत सही है। देखिए प्लस माइनस ये नहीं है, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये तो संगत पे है, ये संगत पे है, ये संगत पे, ये संगत पे नहीं है, तो यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब कह दिया आपके सामने यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर इज वाइट सॉलिड विद द स्ट्रॉन्ग क्लोरीन स्मेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ भैया, क्या होता है। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर तुम्हारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, CaOCl2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, इसका उपयोग तुम्हारे पास ब्लीचिंग फैब्रिक, तो तुम्हारे पास वाटर को डिसइंफेक्टेंट, अब गाँव में जितनी भी पानियाँ आ रही है ना, कहते हैं क्लोरीन युक्त पानी, उसमें यही चीज़ मिलाया जा रहा है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। 85 नंबर 86 नंबर क्या दे रही है आपके सामने, यहाँ से 86 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, मतलब आपके सामने क्या बोरान, नियॉन और एल्युमिनियम दे रखा है आपके सामने, और यहाँ से फ्लोरीन या फेल फ्लोरीन तो कह दिया है इसका एटॉमिक नंबर ए है, ठीक है। तो इसको यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 हो जाएगा, 2 इसके 72 कोष में जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे वही बैलेंसी कहलाए ये, तो ये तो सही है। नियॉन ये आपके सामने 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, न तो इलेक्ट्रॉन देगा न तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी बैलेंसी 0 सही हो जाएगी। इनर्ट गैस की जितने भी होते हैं सबकी बैलेंसी 0 होती है। एल्युमिनियम 13 पे हो जाएगा, इसको 2 हो जाएगा, आपके सामने 8 हो जाएगा, 3 इसके 72 कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये सही है। फ्लोरीन 9 नंबर पे ये 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी बैलेंसी 1 होगी, 7 नहीं होगी, तो फ्लोरीन जहाँ पर है उस पर टिक मार देना, फ्लोरीन यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आपके सामने कितना 80 87 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 आते हैं आपके सामने, जाइलम होता है, दूसरा आपके सामने क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो जाइलम इज रिस्पॉन्स फॉर द ट्रांसपोर्टिक न्यूट्रिशन, भैया न्यूट्रिशन नहीं ले जाता, जाइलम जल ले जाता, याद रखना, फ्लोएम फूड ले जाता है, ऐसे याद रखना। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है, अब उल्टा दे रखा, फ्लोएम फूड ले जाता तो ये भी वाटर ले जाता। दीज टिश्यू आर इसेंशियल फॉर द प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ ये सही हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि जाइलम जल ले जाता, फ्लोएम फूड लेता, दोनों मिलकर अपना काम करते हैं। 88 नंबर क्या दे रखा आपके सामने यहाँ से, ठीक है, कह दिया आपके सामने 88 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था। मतलब पहले होता था जैसे किसी की शादी हुई 1-2 महीने के बाद पति मर जाए तो पूरी जिंदगी सती व्रता रहेंगे, मतलब किसी से ना बोलेंगे ना किसी से शादी कर पाएंगे, तो ये तुम्हारे किसी पुरुष से भी नहीं बोलना था, तो उसको कौन हटाए थे, ईश्वर चंद विद्यासागर जी हटाए थे, ठीक है। तो ये अब कब, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ईश्वर विद्याचंद सागर का यानी 1800 तुम्हारे पास है, 20 से लेकर 29 जुलाई 19वीं सदी के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। इन्होंने यानी विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया था 1856 में। हिंदू विवाह
हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम पारित किया हुआ था। ठीक है, एक तरह का सही भी था। यहाँ पर क्या दे रखा आपके सामने, इनकी कहानी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनकी कहानी। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे अभी यहाँ पर लिखते चलेंगे जो कहेगा। 6 बॉक्स ABCD हम 6 बॉक्स बना देते हैं। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स। ABCD भरा गया। अब ABCD ऊपर रखे हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये क्रम से ही रखे जाएं। अब देखिए B नीचे से दूसरी स्थान पर, B जो है नीचे से दूसरी स्थान पर B रखा गया। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। B जो है नीचे से दूसरी स्थान पर, क्वेश्चन जैसे जैसे कर रखा हो वैसे। BF यानी BF के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है, जो B है और F के बीच में एक बॉक्स है, तो यहाँ पर F हो जाएगा। B और F के बीच में एक बॉक्स है, चलो यह हो गया। C और D के बीच में केवल 3 बॉक्स है, मतलब जो C और D है इनके बीच में 3 बॉक्स होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, तो यहाँ पर हम नीचे क्या कर देते हैं D, यहाँ पर C। अब देखिए C और D के बीच में 1 2 3 बॉक्स है, जो कह रखा हमने लगा दिया। A और E के बीच केवल 2 बॉक्स है। A और E के बीच में, ठीक है, केवल 2 बॉक्स है, तो इसमें A ले लेते हैं और इसमें E ले लेते हैं। A और E के बीच में केवल और केवल 2 बॉक्स है। ठीक, चलिए A और C के, A को C के ठीक ऊपर रखा गया, A C यानी C के ऊपर, ठीक है, A को C के ऊपर रखा गया, C के ऊपर रख दिए हैं। अब नीचे से तीसरे स्थान पर कौन होगा, 1 2 तीसरे स्थान पर E होगा, तो E इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन होता है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लीज टू ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन इंडिया। मतलब तुम्हारे पास भारत में पश्चिमी तट मैदान पे खंडों में से सही खंड सूचीबद्ध, ठीक है, सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन में क्या दे रखा आपके सामने, देखिए कर्नाटका कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल या मालबार। गलत हो जाएगा। कोंकण कोस्टल यानी कोडर कटक और कर्नाटक तर और मालाबार, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन आपके सामने दोबारा दे दिया गया है। एक वैल्यू दिया है 4 बटे में, ठीक है, 4 बटे में कितना दे रखा, 7 दे रखा। इसी के बगल ही हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए 4 बटे में कितना दे रखा, 7 दे दिया गया। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखते हैं। गुणे में 21 बटे में तो आपके सामने 20 दे दिया गया है। अब प्लस इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, अलग अलग ब्रैकेट है, चलो कर देते हैं यहाँ पे पहले। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देते हैं, 6 बटे 5 माइनस में 9, हम बटे 1 लिख सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। 7 तिरिक 21, 5 चौका 20, यानी 3 बटे में 5 कर देते हैं प्लस में। अब ये जो तुम्हारे पास है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 6 का नम तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 6 का नम 6 माइनस में कितना हो जाएगा, 6 पचे यानी 5 9 45 हो जाएगा। बटे में आपके सामने 5 हो जाएगा, 3 बटे 5 हो जाएगा, प्लस में कर देते हैं 6 में से इतना जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके सामने माइनस में 39 5। दोनों सिमिलर है तो आप क्या कर दिए 5, 3 माइनस में तुम्हारे पास 39, ये तुम्हारे पास 3 में से 39 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 36 बटे 5, माइनस 36 बटे 5। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर सॉल्व किया गया है। एक कह दिया आपके सामने, एक आपके सामने वेंडर है, 20 चॉकलेट 1 रुपया में, 1 रुपया में 20 चॉकलेट, ये तरीके ना सस्ता हो। 20 रुपया में क्या कर देते हैं, 1 चॉकलेट देता, चलो 20 रुपया में 1 चॉकलेट देता, 35% तब भी लाभ उठाता है। 1 रुपया में यानी अब 35 रुपया लाभ उठाता तो कितना रुपए में बेचेगा, तो हम क्या कर देते हैं 20 और गुणे में 35 कर देते हैं, बटे में 100 कर देते हैं। 20 पच्चे आपके सामने कितना हो जाएगा 20, और इससे काटा जाए तो 7, और 20 ये पैबा करा था, 20 प्लस में 7, 20 5 27, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन दिया गया आपके सामने यहाँ से। अब कह दिया है मुगल शासक के दौरान यानी निम्नलिखित, ठीक है, निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यमुना तट पर, भैया ताजमहल है, ठीक है, हर बच्चों को पता है, ठीक है, ये शाहजहां जो के द्वारा बनवाया गया था। अंडर आर्टिकल 74, ठीक है, 74 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज मैंडेटेड टू एड द एडवाइजरी, ठीक, एडवाइज विच अथॉरिटी। मतलब तुम्हारे पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री पद को किस प्राधिकरण की को सहायता और
सलाह देने के निर्देश दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर्टिकल थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे जाएगा, याद रखना। 95 नंबर, ठीक है, राज्य विधानसभा चुनाव के बाद 5 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हुए थे। इसको भाई आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ठीक है। यानी तुम्हारे पास कौन ऐसे थे जो इस समय यानी 5 दिसंबर 2024 और प्रेजेंट टाइम में वो सब यहाँ पर सीएम है, सीएम को आपको बताना पड़ेगा। इसको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। 95 नंबर। 96 नंबर क्या कर दिया, इसमें से कौन सा आपके सामने इनकरेक्ट है, ठीक है, इसमें से कौन सा आपके सामने इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन इनकरेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा आपके सामने इनकरेक्ट है। पहला आपके सामने क्या लिख रखा है, प्लांट एग्जिबिट द फोटोट्रॉपिज्म ग्रो टुवर्ड द लाइट, मतलब प्लांट जिधर से लाइट आती उधर ग्रो करता है, तो 100% सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखेंगे खिड़की उड़की के सामने देखेंगे वो रखा होता है ना पौधा, तो देखेंगे उस खिड़की की तरफ मूव करता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। थिग्मोट्रॉपिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर टच द फिजिकल कॉन्टैक्ट, जैसे छुई मुई टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट कर जाएगा, तो ये भी सही है। प्लांट है द स्पेशल नर्वस सिस्टम, प्लांट के पास कहाँ सोचने की क्षमता होती है जी, नर्वस सिस्टम नहीं होता। कीमोट्रॉपिज्म भी होता है, तो यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब आपके सामने कितना रहेगा, 97 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज, ठीक, व्हाट इज वर्क डन बाई इज ए मूविंग चार्ज, कितना दे रखा आपके सामने यहाँ से। Q की वैल्यू कितना दे रखा आपके सामने 10, यानी Q बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा 10, और 14 वोल्ट यानी V बराबर आपके सामने 14 वोल्ट दिया गया। चलो द वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन बराबर Q गुणे में तुम्हारे पास V, तो यानी 14 गुणे में 10 बराबर में आपके सामने 40 हो जाएगा, 40 140, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 98 नंबर क्या दे दिया गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान किस यानी भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए विधानसभा विकसित किया गया था, यानी अमेंडमेंट जो तुम्हारे पास संशोधन 69 के तहत किया गया था। 99 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। 99 नंबर क्या दे रखा है, लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ये ट्रू अबाउट द कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड के लिए कौन सा ट्रू है। क्या दिया है, ऑलवेज फॉर्म टू कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी हमेशा हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड, यदि पूरी तरह से जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नीड मोर ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबंशन, मतलब पूरा जलने के लिए भाई ऑक्सीजन चाहिए। और याद रखना जो चीज़ अच्छे से जलता उसका फ्लेम नीला होता, जो अच्छे से नहीं जलता यानी पॉल्यूशन करता उसका यानी येलो कलर का होगा, ठीक है, या काला कलर का होगा, ठीक है। देखिए आप साफ लिख रखा, पूर्ण दहन के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए, तब कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा। इनकम्प्लीट होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या लिख रखा आपके सामने, 100 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल यानी मैचुरेशन चेंज इन द फीमेल, मतलब तुम्हारे पास यदि कोई फीमेल मैच्योर हो चुकी तो कौन कौन सा चेंजेज उसके अंतर्गत देखने को मिलता। पहला दे रखा आपके सामने ब्रीस्ट, यानी तुम्हारे पास क्या लिख रखा, स्तन का आकार बढ़ना, 100% तुम्हारे पास सही है। नैरो द हिप, यानी जो ये प्राइमरी है, याद रखना ये प्राइमरी है, नैरो द हिप ये नहीं होता, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होता तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। ये आपके सामने 50 साल से ऊपर यानी फीमेल होगी तब होगा। यानी तुम्हारे पास है स्किन डिक्रीज ऑयल प्रोडक्शन, मतलब वो ऑयल निकलता है भैया, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये बढ़ता डिक्रीज होता, इंक्रीज होता, डिक्रीज नहीं होता है, तो यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, इसको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से क्या कर दिया है, सॉल्व करके देख लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अब इसका PDF चाहिए तो आप कांटेक्ट कभी भी कर सकते हैं। इस पूरे बुक का पूरा PDF आपको 2015 का पेपर, 2019 के 2 और 2025 के 2 और सेट 25 यानी 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे एकदम अच्छे तरीके से। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।